सर किससे सही की है? यहाँ पे माइक का निशान बना हुआ है ना, F4 जो है, FN F4 इसको जो लगा ही रहता है। नो सर, रिंकू सर है हस्बैंड। दिख रहा है तुम लोगों को? बोर्ड पे नीचे करो। बोर्ड पे ले लीजिए सर। सही है, सही है, दिख रहा है ना? अच्छा, तो एक्शंस क्लास ट्राई किया? तो एक्शंस क्लास में तुमने देखा है, सिंपल है, मतलब कुछ बहुत से ऐसे एक्शंस हैं जिनको परफॉर्म करने के लिए, बहुत से ऐसे टास्क हैं परफॉर्म करने के लिए तुम्हें माउस की रिक्वायरमेंट होगी, और उन्हीं के लिए एक्शंस क्लासेस है। एक्शंस क्लास में क्या करना है? एक्शंस क्लास का क्या करना है? तुम्हें ऑब्जेक्ट बनाना है, और ऑब्जेक्ट बनाते हो, किसमें है ये? ऊपर है सर, एक्शन क्लास पूरा हुआ है। जैसे ये क्लास है ना, यहाँ कोड लिखा हुआ है ना। एक्शंस क्लास का क्या करना है? पहले ऑब्जेक्ट बनाना है, और ऑब्जेक्ट जब बन जाए तो इसके बाद फिर तुम इसके मेथड्स कॉल कर सकते हो। और इसके मेथड्स कौन कौन से हैं? जैसे देखो यहाँ पे है, एक्शंस क्लास के मेथड्स हैं, तुमको हमने बता रखे हैं, बहुत से मेथड्स हैं। देखो कौन सा है, अगर देखा जाए तो क्लिक भी है एक्शंस का अपना, है ना, सेंड कीज भी है दूसरा, तीसरा हाँ डबल क्लिक भी है, उसका नाम डबल क्लिक नहीं है, DBL क्लिक है। अच्छा, डबल क्लिक ही है लिखा हुआ? अच्छा, तब ठीक, डबल क्लिक है 3, कंटेक्स्ट और कंटेक्स्ट क्लिक है, मूव टू एलिमेंट, और एक मूव टू एलिमेंट है, ड्रैग एंड ड्रॉप है, रिलीज और रिलीज ड्रॉप, और एक है तुम्हारा रिलीज, और इसके बाद एक है क्लिक एंड होल्ड, है ना। और ये लगभग मेथड जितने हैं 2-2 हैं। ओवरलोडेड है ना, ओवरलोडिंग समझाई गई थी कि एक ही क्लास के अंदर सेम नेम के 2 मेथड संभव, ठीक है। तो जावा वालों ने ऐसा बना रखा है, सेलेनियम वालों ने, कि एक ही क्लास के अंदर सेम नेम के 2 मेथड बना रखे, ठीक है। और बस, लेकिन हाँ, एक क्लास के अंदर सेम नेम के 2 क्यों, चाहो तो 10 मेथड बना लो, 20 मेथड बना लो, लेकिन मेथड के पैरामीटर सिग्नेचर में या आर्गुमेंट सिग्नेचर में क्या होना चाहिए? फर्क। 10 के 10 मेथड कहीं ना कहीं अलग दिखने चाहिए। जरूरी ये है, जैसे कहीं भी बना सकते हो, यहीं इसी क्लास के अंदर हम चाहें तो 10 मेथड बना दें, लेकिन 10 के मेथड का नाम सेम रखें, लेकिन आर्गुमेंट में थोड़ा सा फर्क रखें। और जैसे बताया भी था ना, जैसे मान लो ये है पब्लिक वाइड, और एक मेथड बना दे, मान लो कुछ भी बना दें XYZ। अब हम चाहें तो XYZ नाम के कई मेथड बना सकते हैं, बस उसमें क्या होना चाहिए, सब में पैरामीटर अलग अलग होना चाहिए। पैरामीटर का मतलब यहाँ पे है, और पैरामीटर सिग्नेचर इसीलिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है कि क्या अलग होना चाहिए। या तो नंबर ऑफ आर्गुमेंट में फर्क हो तो भी वो अलग हो गए, है, टाइप ऑफ आर्गुमेंट में हो फर्क तब भी वो अलग हो गए, और सीक्वेंस में फर्क हो तब भी वो क्या हो गए, अलग हो गए। जैसे यहाँ देखो, अब इसी देखो ये एरर दे रहा है, सेम नेम और सेम पैरामीटर सिग्नेचर है तीनों का ना, ये संभव नहीं है। लेकिन एक में आर्गुमेंट रखो, एक में क्या रख दो, इंट रख दो, और एक में स्ट्रिंग रख दो। तो देखो ये तीनों मेथड एक साथ रह रहे हैं, कोई समस्या नहीं है भाई। देखो किसी लाइन में तीनों थोड़ी ना कॉल कर लोगे, कॉल करोगे तो एक एक करके ना। हाँ, अब जैसे अगर तुमने XYZ कॉल किया और आर्गुमेंट में भेज दिया क्या
देखो इवन ये अब से जरा इक्लिप्स, अब ये देखो इक्लिप्स भी तुमको क्या बताता है, जरा इक्लिप्स का देखो। अच्छा ये तो कैसे मेथड है, ध्यान से देखना इस बात को, फिर से भूलना मत। ये मेन मेथड है, ये स्टैटिक है, और ये जो तीनों हमने मेथड्स बनाए हैं ये क्या है, नॉन स्टैटिक। तो एक स्टैटिक मेथड एक नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल नहीं कर सकता। उसके लिए सिंपल सा है कि उसे क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। हम न्यू लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे, देखो क्लास का नाम क्या है, एक्शंस नहीं है, एक्शन क्या है, एक्शंस क्लास, ठीक है। एक्शंस क्लास का क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। अब मान लो कुछ भी नाम रख सकते हैं। अब एक्ट डॉट करोगे तो देखो XYZ नाम के यहाँ 3 मेथड दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहा है कि नहीं? यस सर। एक है जिसमें आर्गुमेंट नहीं भेजना है, दूसरा है जिसमें इंट भेजना है, तीसरा है जिसमें स्ट्रिंग भेजना है। तीनों में मान लो हम कोड कुछ अलग अलग लिख दें, मान लो यहाँ A प्रिंट करा दें, है ना, इसमें B करा दें और इसमें C करा दें। अब देखो तुम्हारे ऊपर है, अगर तुम, सीधी बात है, अगर सीधे XYZ भेजो और कोई देखो 3 मेथड दिखाई दे रहे हैं सेम नेम के ना, जब भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना आगे डॉट लगाना तो मेथड्स दिखाई देंगे। अगर उस वहाँ पे उस समय तुमको सेम नेम के भी अगर मेथड दिखाई दें, तुम तुरंत समझ जाना कि यहाँ जिसने बनाया है क्लास उसने ओवरलोडिंग कराई, इन मेथड्स को क्या किया है, ओवरलोड किया। जैसे यहाँ पे किस मेथड को किया है, सबको नहीं किया है। XYZ नाम का जो मेथड है यही कितने बनाए हैं, 3, ये तीनों ओवरलोड किए गए। ये संभव है क्योंकि तीनों में कहीं ना कहीं आर्गुमेंट का अंतर है। अगर कभी इस चक्कर में मत पड़ना, जैसे मान लो इंट Z लिखा है और यहाँ लिख दें हम इंट Y, तो सोचो कि यार यहाँ तो Z है यहाँ तो Y है, ओवरलोडिंग हो गई। ये ओवरलोडिंग नहीं है। हमने हमेशा बताया कि भैया एक मेथड्स में आर्गुमेंट में सिर्फ क्या मैटर करता है, और उसका टाइप, ना कि यहाँ उसका नाम क्या रख रहे हो, Y रखो, B रखो, C रखो, D रखो, तुम्हारे ऊपर है ना, ठीक है। ये ओवरलोडिंग नहीं है, इसीलिए देखो ये एरर दे रहा है। वो क्यों एरर दे रहा है, सीधी बात है ना यार। आखिर तुम कहते हो, कोड लिखते हो, जावा चलाता है ना, जावा बेचारा कह रहा है हम चला ही नहीं पाएंगे। अगर मान लो एक डॉट करके तुमने नंबर जैसे मेथड XYZ कॉल किया और यहाँ से नंबर भेज दिया मान लो 100, अब बताओ, अब ये बेचारा जब ये लाइन चलेगी, लाइन नंबर 23, तो XYZ मेथड को कॉल करना है ना, किसको कॉल, इसके पास आर्गुमेंट क्या है, 100 इंट। यहाँ लेकिन इंट लेने वाले कितने बैठे हैं, दो ना, तो किसे कॉल करें, कंफ्यूजन है कि नहीं है। इसी वजह से इस बात को ये अलाउ नहीं करता। लेकिन अगर यही स्ट्रिंग लिखा हो, कुछ और लिखा हो, या जैसे मान लो यहाँ पे कुछ भी डबल लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, मान लो स्ट्रिंग लिखा है, अब इसे कंफ्यूजन नहीं है ना। अगर यहाँ से 100 भेजोगे तो यही इससे मैच करेगा, है ना। और अगर ऐसा नहीं लिख रहे थे, अगर यहाँ भी इंट कर दे रहे थे, तो ये इसको कंपाइल ही नहीं कर रहा था। ये कंपाइल करने से ही क्या कर रहा था, इसे मना कर रहा था। तो भाई वही कह रहा है ना, जावा डिसाइड करता है ना भाई, जब कोड लिखते हो तुम, कोड लिखने के बाद जब वो कंपाइल करता है तो यही देखता है कि आपका कोड चलने लायक है कि नहीं। अगर ये लाइन है तो उसको डिसाइड करना होगा ना कंपाइलेशन के टाइम पे कि ये किसको कॉल करेगा और किसको कॉल नहीं करेगा। अगर यहाँ दोनों इंट है तो कैसे डिसाइड कर पाएगा। देखो ऐसा नहीं, एक चीज समझना, 2 बातें होती हैं, एक होता है कंपाइल होना, इसके बाद होता है रन होना। ये कंपाइल ही नहीं करने दे रहा है। इस चीज का याद रखना कि कोई ये कंपाइल के समय क्या देखता है, यही देखता है कि सारे नियम सही से लिखे गए हैं या नहीं लिखे गए, तुम्हारा कोड चलने लायक है या नहीं। और ये देखो ये इसी समय डिसाइड कर, जैसे लाइन नंबर 23 है ना, ये तो है कि जब चलेगा तो 100 पास होगा तो ये रन होगा या वो रन होगा, ये तो चलने के टाइम की बात है ना। लेकिन ऐसा थोड़ा चलने के टाइम पे, जब कंपाइल करता है उसी टाइम पे ये डिसाइड कर लेता है कि इसको कॉल किया जाएगा या उसको कॉल किया जाएगा। ये कंपाइलेशन के टाइम पे ही डिसाइड कर लेता है। जैसे ये कोड कंपाइल हो रहा है ना, वैसे तुम लोग जावा सी करके करते थे ना, यहाँ इक्लिप्स यूज कर रहे हो तो अपने आप ऑटो कंपाइल हो रहा है। लेकिन इसी समय ये डिसाइड करता है कि हम किसे कॉल, लाइन नंबर 23 पे हम किसे कॉल करेंगे, इसे कॉल करेंगे या इसे डिसाइड करना होता है, और ये डिसाइड नहीं कर पाएगा।
इसीलिए कंपाइल ही नहीं करता, कहता भैया आप नियम ही गलत है, ये नियम ही नहीं है। लेकिन हाँ अगर ऐसे है तो देखो अब ये कंपाइल हो रहा है, क्योंकि इसको ये जान रहा है कि लाइन नंबर 23 जब चलेगी कभी तो 23 में ये किसको कॉल करेगा, इसी को कॉल करेगा, क्योंकि यही आर्गुमेंट में क्या मांग रहा है, इंट मांग रहा है। यही क्या है, ओवरलोडिंग। क्यों करते हैं, करते हैं इसलिए झंझट कम करने के लिए, कॉम्प्लेक्सिटी या जटिलता घटाने के लिए। कई बार हमें वही है ना, या तो हम अलग अलग नाम दें, मान लो कई बार ऐसा होता है दो काम है, मतलब काम एक ही है लेकिन उसे करने के तरीके क्या है, दो स्टेप है उसमें, दो स्टेप नहीं कर सकते, दो अलग अलग तरीके हैं। उसी काम को करने के लिए क्या है, अलग अलग तरीके हैं या अलग अलग स्टेप्स हैं अंदर, लेकिन काम एक ही है। ऐसा कभी कभी होता है, जैसे यहां देखो इन्होंने मेथड बनाया क्या, क्लिक एंड होल्ड। देखो एक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो, एक्शन क्लास के मेथड आते हैं कि नहीं आते, देखो क्लिक एंड होल्ड नाम के दो मेथड बनाए, क्योंकि इनको दो तरीका देना था। एक तरीका देना था कि भैया क्लिक एंड होल्ड कर लो बिना आर्गुमेंट का, एक तरीका ये देना था कि आर्गुमेंट का। मतलब कई बार इनको ऐसा क्लिक एंड होल्ड कराना था कि जहां हो वहीं कर दो, और कई बार ऐसा कराना था कि किसी पर्टिकुलर वेब एलिमेंट पे जाके करो। इसीलिए इन्होंने कितने बनाए, दो, लेकिन दोनों में काम तो एक ही था ना, क्या, क्लिक एंड होल्ड करना। अब ऐसा कर सकते थे, दो अलग अलग नाम दे देते, जितने अलग अलग नाम रख देते अपने दिमाग में तुमको उतने ही अलग अलग नाम रखने पड़ते ना। यस, तुम्हारे लिए चीजें क्या हो जाती हैं, मुश्किल हो जाती है ना। और ऐसा तो है नहीं जिंदगी में सिर्फ एक ही क्लास है, ढेर सारी क्लासेस हैं। अगर इस तरह से छोटी छोटी बातों का अगर ढेर सारी क्लासेस ध्यान नहीं देंगी तो तुम्हारे दिमाग में रखना उन चीज़ों को क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जो बनाते हैं उनको बड़े समझदारी से, बड़े ध्यान से बनाते हैं कि जो बंदा इसको इस्तेमाल करे उसके लिए बहुत आसान हो, बहुत हेडक कम हो, ईजी हो। इसलिए ये कंसेप्ट किसका यूज़ करते हैं, ओवरलोडिंग का। एक ही क्लास के अंदर सेम नेम के दो मेथड बनाएंगे, दो भाई काम वही है तो क्लिक एंड होल्ड ना। एक है क्लिक एंड होल्ड जिसमें हमें क्या करना है, कहीं भी क्लिक एंड होल्ड कर देना है जहां फोकस हो। एक है कि एक जगह जाके करना है, और भाई जरूरत पड़ती है ऐसी, और इसकी ये भी ऐसा नहीं कि फालतू बनाया है। लास्ट क्लास में तुमने देखा ना कि जैसे मूव टू एलिमेंट करके जब हम रिलीज करा रहे थे तो वहां बताने की जरूरत नहीं थी वेब एलिमेंट, क्योंकि वहां तो पहुंच गया था ना, बस रिलीज करना था। इसलिए इस मेथड की भी जरूरत है। कई बार कैसा होगा, जैसे मान लो तुम्हें किसी एलिमेंट पे क्लिक करना है, ध्यान से समझना इस बात को। जैसे मान लो तुम्हें किसी एलिमेंट पे क्लिक करना है एक्शन क्लास के थ्रू, तो कैसे कर सकते हो, एक्ट ओबीजे डॉट, एक तो कर सकते हो क्या, मूव टू एलिमेंट। मान लो इसी यूजर नेम पे या चलो इसी पे करना। एक तो तरीका ये है कि आप मेथड क्या यूज करो, क्लिक, और आर्गुमेंट में भेज दो क्या, वेब एलिमेंट डॉट, ये काम करेगा। ऐसे ऐसे कर लो। और ये देखो एक तरीका हम और लिख रहे हैं, क्या ये काम करेगा, एसीओबीजे डॉट मूव टू एलिमेंट, और क्या भेज दिया, यूजर। तो इससे कहां तक पहुंच जाएगा, यूजर पहुंच जाएगा। अब तो यूजर पहुंच गया है ना, क्लिक करना है तुम्हें ना। हम कह रहे हैं डॉट क्लिक करने के दो ऑप्शन है, एक है वेब एलिमेंट के साथ बिना वेब एलिमेंट का, एक है वेब एलिमेंट के साथ, दोनों क्लिक करेंगे। एक में आप बताओगे वेब एलिमेंट पे जाएगा तब क्लिक करेगा, एक पे क्या है, जहां है वहीं। तो सही जगह तो पहुंच गया ना, जब ये लाइन चलेगी मूव टू एलिमेंट तो सही जगह तो पहुंच जाएगा ना। यस, तो हम तो कह रहे हैं यहाँ पे ये वाला भी कॉल कर लो, कोई बुराई नहीं, क्लिक डॉट बिल्ड डॉट परफॉर्म। अब देखो ये भी चलेगा, है ना। यहाँ इस क्लिक में हमने आर्गुमेंट नहीं भेजा और इसमें हमने भेजा, इसलिए इसने तुम्हें दोनों ऑप्शन दिए कि जैसे तुम्हारी मर्जी करे वैसा करना। क्लियर है ये? एक ही क्लास के अंदर यहाँ पे एक ही नाम के कई मेथड्स बनाए गए, ठीक है। जैसे दो मेथड, तीन मेथड एक ही नाम के हैं कि नहीं है। और तो क्लिक एंड होल्ड था, और एक मेथड, कुछ मेथड किससे थे रिलेटेड, स्क्रॉल बाय अमाउंट, एक था स्क्रॉल बाय अमाउंट। कुछ बहुत मुश्किल नहीं है। स्क्रॉल बाय अमाउंट का मतलब ये है कि
जैसे मान लो तुमसे कोई, मान लो तुम्हें कोई कहे कि यहाँ स्क्रॉल करना है या कहीं स्क्रॉल करना है, तो तुम क्या कर सकते हो? बस कुछ नहीं, वही मेथड कॉल करोगे, एक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक्शन क्लास का क्या ऑब्जेक्ट, फिर डॉट वही स्क्रॉल बाय अमाउंट मेथड, आर्गुमेंट में एक्स वाई क्या मांगेगा, कोऑर्डिनेट, कोई भी जगह हो पूरे ये सिस्टम जो तुमको दिखता है उसकी क्या होती है, एक्स वाई की वैल्यू होती है। और नहीं तो स्क्रॉल करना है हमें, अब ऐसे स्क्रॉल करते क्यों है? ध्यान से देखो, पिछली बार क्लास में बताया था कि कई बार ऐसा होता है, जैसे ये पेज है, कितना बड़ा पेज है देखो, पूरा इसको देखने के लिए स्क्रॉल तो करना पड़ेगा ना। मान लो तुम कोड लिखते हो, तुम्हें इस पे क्लिक करना है, किस पे, सपोज करो मान लो तुम्हें इसी पार्टनर्स पे या कुछ है क्लिक करने लायक, गाइड, मान लो इसी फेसबुक का जो आइकन दिख रहा है, मान लो इसी पे तुम्हें क्या करना है, क्लिक करना, या फिर कहीं और भी हो, जैसे टर्म्स पे, प्राइवेसी पे, कुकीज पॉलिसी पे, प्राइवेसी पे तुम्हें क्या करना है, क्लिक करना। वैसे तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट डॉट क्लिक लिखते हो और सेलेनियम काम कर भी जाता है, क्योंकि अगर कोई चीज़ ऊपर नीचे है तो खुद ही स्क्रॉल कर लेता है, तुम्हें करने की झंझट नहीं होती है। लेकिन कभी कभी दिक्कत आती है उसे, कभी कभी क्या होगा, ये भाई प्राइवेसी तो खुल रहा है ना, प्राइवेसी तुम्हारे सामने खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है, लेकिन जब सेलेनियम चलेगा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट डॉट से वो करेगा, क्लिक करेगा तो क्लिक नहीं कर पाएगा, एक्सेप्शन कुछ ऐसी दे देगा, क्या नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन भी नहीं देगा। नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन दे तो मतलब है क्या कि ये पर्टिकुलर एक्स पाथ एचटीएमएल पेज में नहीं है, तो वो भी नहीं देगा, लेकिन कुछ अलग दे देगा, जैसे मान लो दे देगा क्या, एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल, एलिमेंट नॉट विजिबल, है ना, इस टाइप के एक्सेप्शन दे देगा कुछ। अब तुम समझ नहीं पाओगे, कहोगे यार एक्स पाथ भी सही है, सब कुछ सही है, क्यों? क्योंकि सेलेनियम स्क्रॉल नहीं कर पा रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में तुम एक्शंस क्लास के स्क्रॉल का यूज करके स्क्रॉल करवाओगे, और स्क्रॉल कराओगे, जैसे मेथड था ना, याद करो, जैसे मान लो यहीं पे हम देखें डॉट, देखो 3 मेथड है ना, स्क्रॉल बाय अमाउंट, इंट डेल्टा एक्स, इंट डेल्टा वाई, जो लिखा वही एक्स वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू पूछ रहा है। जैसे हम लिख दें, अगर ये मेथड कॉल करें और लिख दें 100 या लिख दें 1000, 2000, इसका क्या मतलब हुआ? देखो 1000 पिक्सल ऐसे और लेफ्ट टू राइट, और 2000 पिक्सल ऊपर से नीचे, जो वो जगह आएगी वहां पे ये फोकस पहुंचा देगा, वहां तक स्क्रॉल कर देगा, इसीलिए तो है ये। जैसे मान लो तुम्हें यहाँ नीचे तक लग रहा है कि इसका, जैसे मान लो, अच्छा एक काम करते हैं, या जैसे चलो अच्छा इसी में देखते हैं, लॉगिन हो रहा है ना इसमें, जैसे ये अच्छा, एक्शंस का ऑब्जेक्ट पहले से बना हुआ है, एक्शंस क्लास का ऑब्जेक्ट कहाँ है, अच्छा ऊपर बना हुआ है, अच्छा हमने बनाया, ये है AC OBJ, है ना। अब देखो मान लो हमें लिख दें AC OBJ डॉट, अब मेथड स्क्रॉल बाय अमाउंट लिख दें 1000, 3000, चलो, मतलब 1000 पिक्सल लेफ्ट से राइट और वो टॉप से बॉटम 3000 पिक्सल, ठीक है, और डॉट बिल्ड डॉट परफॉर्म, ये
ले आया नीचे ना, यहाँ तो पहुँचाया कि नहीं पहुँचाया। तो कई बार हम अंदाजे से कर लेते हैं, जैसे हमें एग्जैक्ट नहीं पता होता, या तो फिर कुछ क्रोम में कुछ टूल्स आते हैं जिनके सहारे हम कोई किसी की पोजीशन जान सकते हैं, या तो जान के तब करें, या तो फिर जैसे मान लो, अच्छा हमें मान लो यही करना होता vtiger.com पे, तब कैसे करें। मान लो स्क्रॉल नहीं कर पा रहा है, तो देखो ऐसे करें। देखो पहले जैसे मान लो हमें, तो वैसे तो किसी का XY कोऑर्डिनेट निकाल लो, और नहीं तो फिर अंदाजा लगा लो, ठीक है। 2000 में देख रहे हैं एकदम नीचे तक पहुंच गया ना, एरर नहीं देगा। 5000 भी दे दोगे तो एरर नहीं देगा। वो 5000 दोगे, 1500 पिक्सल है तो क्या करेगा, हाँ, तो जहां तक पहुंच पाएगा पहुंचेगा, उसके आगे नहीं पहुंच पाएगा कोई बात नहीं। हाँ, जहां तक एंड होगा। अगर मान लो 5000 पिक्सल पेज पे है, 2000 तक करोगे तो बीच में कहीं जाके रुकेगा, ठीक है। लेकिन जरा तुमने ध्यान दिया इस बात पे, एक मिनट। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं है, इस पेज में, इसमें देख रहे हो, ध्यान से देखना। इसमें हमने जो दिया है स्क्रॉल बाय अमाउंट, इसमें दोनों दिया है ना, एक्स और वाई। तो मान लो ये पेज अभी तो ये हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल नहीं हो रहा है। देखो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल भी होता है ना, इस एप्लीकेशन में है कहीं, उसी पे इसमें सब कुछ आ जाता है जैसे। लेकिन हाँ, इस एप्लीकेशन में तो दिख रहा था, शायद इसमें भी नहीं। अच्छा, इक्लिप्स तो भाई एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा ही होता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल। जब कहीं नीचे भी आ जाता है, पेज होता है चौड़ा। वैसे जनरली लोग पेज चौड़ा बचाने में जो डिज़ाइनर होते हैं इस चीज़ से बचते हैं, क्योंकि जो कस्टमर इस्तेमाल करेगा, यूज़र इस्तेमाल करेगा, उसको क्या होती है, तब थोड़ा परेशानी होती है। ऊपर से नीचे करना तुम्हारे लिए क्या है, आसान है ना। अब इधर उधर घुमाना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा थोड़ा। इसीलिए मतलब कस्टमर को थोड़ी समस्या ना हो। लेकिन हाँ, कई बार कुछ एप्लीकेशन में इतने ढेर सारे आइटम्स होते हैं कि उनकी मजबूरी होती है कि वो क्या करते हैं उसे, हाँ मतलब वो थोड़ा चौड़े में बना होता है, तो तुमको क्या करना होता है, इधर से उधर हॉरिजॉन्टली क्या करना होता है, स्क्रॉल करना होता है। हो सकता है हाँ फ्लिपकार्ट पे हो। देखो वैसे जनरली लोग बचते हैं इस चीज़ से कि हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करना ना, इसमें भी नहीं, जनरली लोग बचते हैं। देख रहे हो यहाँ भी वैसे है। अच्छा, इसीलिए देखो आजकल ऐसा लगाने लगे हैं, देख रहे हो, ऐसा लगाने लगे हैं ना। इस पर क्लिक करो तो, लेकिन तब भी देखो पेज उतना ही है, पेज चौड़ा नहीं है। पेज उन्होंने कितना बनाया है, उतना ही बड़ा बनाया है। लेकिन बहुत से लोग पेज क्या बनाते हैं, थोड़ा सा उनका पेज चौड़ा होता है। तो उसमें जैसे यहाँ पे ऐसे नीचे नहीं आ जा रहा है, ऐसे पेजेस में ये तो क्रोम की फंक्शनलिटी है, वहाँ पे भी नीचे आ जाता है। तो जैसे ऊपर से नीचे कर सकते हो, वैसे ही क्या कर सकते हो, बाएं से दाएं भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से देना है तुम्हें। अगर मान लो तुम्हें क्या करना है, बाएं से दाएं नहीं करना है, सिर्फ ऊपर से नीचे करना है, तो तुम चाहो तो इसी को ऐसे लिख देते, 0 मतलब क्या है, x 0 है का मतलब इधर उधर नहीं करना है, और ऊपर से नीचे। वैसे देखो 1000 करने में कोई समस्या नहीं थी ना, हमने पहले बताया है ना। अगर नहीं स्क्रॉल करने लायक होगा तब भी ये एरर नहीं देगा, वो कोशिश करेगा, नहीं हुआ कोई बात नहीं, क्योंकि भाई जब तुम्हारे एप्लीकेशन में वो है ही नहीं तो कहाँ से चला दे, जो चीज़ है ही नहीं वो चलाए कहाँ से। लेकिन अगर चलाने लायक होगा तो चलाएगा। लेकिन अगर तुमको पता है तुम्हें ऊपर से नीचे स्क्रॉल करना है, तुम्हें वर्टिकली स्क्रॉल करना है, कैसे, ऊपर से नीचे, ठीक है, टॉप टू बॉटम, या फिर क्या करना है तुम्हें, वर्टिकली करना है, तो इसको क्या दे दो, यहाँ देने का तो कोई सेंस ही नहीं बनता। अगर तुम्हारा पेज तुम्हें पता है कि हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल नहीं करना, क्योंकि उतने में ही सब कुछ आ जा रहा है, अगर तुम्हें ऐसा फील हो रहा है और तुमसे कोई कह रहा है कि स्क्रॉल करना है ऊपर से नीचे, तो एक्स की वैल्यू क्यों दोगे, एक्स तो है इधर के लिए ना, बाएं से दाएं कितना जाना है, कितना क्या जाना है, पूरा एक पेज में दिख ही रहा है सब कुछ। तो यहाँ ऐसी चीज, अगर मान लो तुम्हें वर्टिकली नहीं करना है, क्या कैसे करना है, हॉरिजॉन्टली करना है, सिर्फ दाएं से दाएं जाना है, लेकिन तुमको वो ऊपर से नीचे नहीं जाना है, तब तुम शायद ऐसे कर दो, जैसे 1000 कर दिया या 2000 जितना हो, और यहाँ क्या कर दें, 0। बात समझ में आ रही है। कई बार स्क्रॉल करने की जरूरत हमें पड़ जाती है, और कई बार क्यों पड़ती है जानते हो, कई बार इसलिए भी पड़ती है कि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो बिना स्क्रॉल के पूरी खुलती ही नहीं। जैसे यहाँ देखो, ये फंक्शनलिटी तुमको यहाँ दिखाई देगी।
यहाँ फ्लिपकार्ट खुला था अभी ना, ठीक है। अब इसे ऊपर से नीचे जैसे कर रहे हो, जैसे ये देखो प्रोडक्ट दिख रहा है ना, लेकिन यहाँ देख रहे हो ना, जितना नीचे करते जाते हो धीरे धीरे प्रोडक्ट क्या होते जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं ना। बहुत से जैसे मान लो हम यहाँ पे सर्च कर दें क्या, शूज, अब आ गए। अब यहाँ अभी कितने हैं, अच्छा अब यहाँ 1 2 3 करके आ रहा है ना, इसमें नहीं है ऐसा। इसमें तो है कि जितने प्रोडक्ट आएंगे एक पेज में, फिर 2 पे क्लिक कर दो तो क्या आ जाएंगे, दूसरे पेज के सारे जूते आएंगे, तीसरा, ऐसे इनके पास सैकड़ों पेज है, मतलब हजारों जूते, लाखों जूते ऐसे मैनेज कर रखा है। सर कभी-कभी वो जो फॉर्म भरते हैं उसमें रहता है सेव। हाँ यहाँ नहीं, पहले या तो इसमें है यार, देखो किसी न किसी में है, या तो अमेजन में, और या फिर वहाँ मिलेगा तुमको शायद कुछ जगहों पे, जैसे यहाँ देखो है, देख रहे हो। या फिर जैसे सपोज करो यहाँ पे भी मान लो टीवी सर्च करते हो, अच्छा अब इन लोगों ने भी 1 2 करके दे ही दिया। पहले इनमें से किसी एक ने नहीं दिया था यार। नेटफ्लिक्स पे जाओ, जहाँ सारी फिल्में हैं उनमें भी ऐसे ही था पहले कि ऊपर पीछे 30-40 फिल्म दिखा रहे हैं, जैसे जैसे स्क्रॉल करते जाओगे वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। यूट्यूब पे भी शायद हो, तो मतलब बहुत जगह ऐसा मिलेगा कि पूरा पेज ही तब खुलेगा जब तुम स्क्रॉल करोगे। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, फिर स्क्रॉलिंग वाले मेथड वहाँ पे काम आएगा। जैसे मान लो अभी पेज पे 100 आ रहे हैं, और नीचे जाओ, या जैसे शायद ऐसा तुम्हें कहीं और भी एक आध जगह मिल जाए, फेसबुक पे मिल जाए, हाँ, या फेसबुक पे मिल जाए, वहाँ पे भी शायद ऐसा होगा कि जो पोस्ट है जितना नीचे जाओगे उतनी पोस्ट बढ़ती चली जाती है। तो तुम्हें सारी पोस्ट अगर ओपन करनी है जो उसमें है, या सारे देखने हैं, तो तुम क्या चाहोगे, ऊपर से लेके नीचे तक पहले क्या कर दें, एक बार स्क्रॉल करा दें, इसके बाद जो करना है करें, है ना। तो वहाँ भी इसका काम आएगा, स्क्रॉल बाय अमाउंट का इंपॉर्टेंट मेथड है ये। और एक मेथड एक और भी है, स्क्रॉल टू एलिमेंट, ये याद रखना। मेथड का नाम क्या है, स्क्रॉल टू एलिमेंट। ये अगर पेज सोर्स के अंदर है तो वो उसे क्या कर लेगा, स्क्रॉल करके, हाँ, स्क्रॉल करके उस एलिमेंट तक पहुंच जाए। क्लियर है ये बात। और एक है क्या, स्क्रॉल फ्रॉम ओरिजिन। यहां पे भी देखो क्या बताना है, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, एक्स वाई कोऑर्डिनेट बताना। ये बता रहा है कि जो तुम गिनना चालू करोगे, जैसे हमने बताया है ना, जैसे 1000 2000 जो बोल रहे हैं वो कहाँ से नापता है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर से। तुम अपना बता सकते हो कि भैया तुम्हें ये कहाँ से नापना है, तुम्हारे लिए तुम्हें यहाँ से नापना है, यहाँ से देखना है उसकी दूरी, या यहाँ से दी। जो नॉर्मल यूज़ करते हो तो यहाँ से करता है, ठीक है। और कोई ओरिजिन तुम बता दोगे, जैसे तुमने कह दिया तुम्हारे लिए 0 0 वाला पॉइंट ये है, यहाँ से इसकी दूरी अलग है ना। अगर हम जैसे ये बटन है, ये दिख रहा है ना, इसकी जो दूरी, ये जो इसकी जो पोजीशन है एक्स वाई, अगर हम यहाँ से नापेंगे तो अलग है, और यहाँ से नापेंगे तो अलग है ना। तो अगर तुम ये बताना चाहते हो तो उसके लिए है ये। आई बात समझ में। तो ये 3 मेथड याद रखना। सर वो ओरिजिन का ऑब्जेक्ट मानता है ना। हाँ, तो ओरिजिन का ऑब्जेक्ट बनेगा। जैसे मान लो हमको, जैसे ये है, ऐसे करें, मेथड का नाम देखो क्या है, स्क्रॉल ओरिजिन। नहीं है, कोई बात नहीं है। स्क्रॉल ओरिजिन भाई क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्ट बनेगा। किसी का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तो जैसे बाई का है, न्यू करके नहीं बनाते हो तो उन लोगों ने मेथड दे रखा है, वहाँ से कर लो भाई, कुछ ना कुछ तो होगा ही। देखो यहाँ आ गए। स्क्रॉल ओरिजिन एक क्या है, क्लास है, इसके 4 मेथड है। एक है फ्रॉम एलिमेंट, एक है 2 है फ्रॉम एलिमेंट, 2 क्या है,
फ्रॉम एलिमेंट है कि नहीं है। अब अपना वेब एलिमेंट या एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स बता दो, जहां से जिसको, जैसे तुम मान लो इसमें पेज में जो कुछ है सब कुछ वेब एलिमेंट है ना। जैसे अगर हम इसी की बात करें, इसे राइट क्लिक करो जरा और इंस्पेक्ट करो, ये देखो यही है ना, यही वेब एलिमेंट है ना। मान लो हमें इसके अंदर इसकी पोजीशन निकालनी, वेब एलिमेंट के अंदर वो भाई टैग के अंदर टैग नहीं होते हैं, तो तुम्हें यहाँ से नापना है और यहाँ का नापना है। तो तुम क्या कर सकते हो, इस पूरे का जो पूरा है, पूरे का क्या दे दोगे, वेब एलिमेंट दे दोगे, तो वहाँ किससे नापना शुरू करेगा और जहाँ बताओगे वहाँ के हिसाब से नापेगा। ये मतलब यही है कि आपको ये जो भी एक्स वाई जो आप बता रहे हो वो किस रिस्पेक्ट में है, किसी वेब एलिमेंट के रिस्पेक्ट में है वो एक्स वाई दूरी, या टॉप लेफ्ट कॉर्नर कोने में। जब नहीं बताओगे तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में कहाँ सो रहे हो यार। ठीक है, क्लियर है बात। क्या कह रहे हो, ओरिजिन का जैसे मान लो, जैसे एक काम करते हैं, चलो किसी एप्लीकेशन में आते हैं, छोड़ो सब, वी टाइगर में ज़्यादा तुमको इजीली। मान लो एक एप्लीकेशन है, ये लोकल मान लो जैसे कि तुम्हें स्क्रॉल करके यहाँ पहुँचना है, कहाँ, यहाँ स्क्रॉल करके, ये स्क्रॉल लिंक है या मान लो ये कोट्स है या जीरो है या काउंट है, कहीं मान लो हमें काउंट पे पहुँचना है। स्क्रॉल करके कहाँ तक जाना है हमें, काउंट। तो भाई एक तो रास्ता ये है कि तुम इसकी एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट दे दो और वो नापना कहाँ से जाए, एकदम कोने से, तो लेफ्ट टू राइट और ऊपर से नीचे जितने पे पड़ रहा है वो भेज दो। या फिर ये ऐसा यूज करोगे तो कौन सा मेथड यूज करोगे, ये वाला यूज करो, ठीक है। लेकिन तुम्हारे पास एक तरीका और है, अगर मान लो तुम्हें ये जो देख रहे हो, ये भी तो एक वेब जैसे काम करता है। राइट क्लिक करो जरा, इंस्पेक्ट करो पेज, कोई भी पेज यूज करते हो तो हर चीज में तुमको क्या दिखता है, ये होता तो कहीं ना कहीं क्या है, वेब एलिमेंट ही है, वो सॉरी टैग ही है। देखो जरा, चलो ये देखो जरा, ये सब कुछ कहाँ है, एक डिव के अंदर है ना। ये डिव ये भी तो एक है ना। इसका वेब एलिमेंट बनाओगे तो ये किसको पॉइंट करेगा, इस पूरे सेक्शन को करेगा ना। भाई देखो HTML इतना तो तुमने देखा है ना कि यार एक एलिमेंट होता है, उसके अंदर दूसरा होता है, दूसरे के अंदर क्या होता है, तीसरा होता है, ऐसा दिखता है ना स्ट्रक्चर तुमको। जैसे यहाँ देखो एक डिव है, डिव के अंदर क्या है, 3 टेबल हैं, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। देखो पूरा डिव है, डिव के अंदर ये पहला टेबल ऊपर है, देखो ये दूसरा टेबल इतना है और तीसरा टेबल ये है। अब मान लो तुम्हें की मैट्रिक्स पे काम करना है, तो की मैट्रिक्स कहाँ गया, ऊपर है क्लास के, ये देखो की मैट्रिक्स यहाँ है ना, ये बी। एक तो तुमको हमने एक्स पाथ लिखना बताया है, तुम एक्स पाथ लिख देते हो, तुम्हें वो टेबल वेबल इन चीजों से मतलब ही नहीं होता, तुम सीधे क्या लिख देते हो, एक्स पाथ लिख देते हो। ये तो तरीका है ना ये कि सीधे तुम लोग एक्स पाथ लिख देते हो, बिना किसी समस्या के लिख देते हो। लेकिन ये एक्स पाथ किसका है, इस यहाँ पे जो ये इसको सेलेक्ट किया होगा, अगर इसके सहारे एक्स पाथ बनाओगे तो वो बी का है ना, की मैट्रिक्स का। अगर इसके सहारे इसका एक्स पाथ बनाना हो तो डिव, जैसे लिख दो तुम एक्स पाथ में /div @id सिंगल कोट्स के अंदर स्टफ अंडरस्कोर 10। तो ये एक्स पाथ किसको पॉइंट करेगा, इस डिव को करेगा ना। और ये डिव कितने को पॉइंट कर रहा है, ये पूरे को कर रहा है ना। ऐसा होता है ना, देखे हो ना ये चीज तो। अब बताओ, तुमसे कोई कहे, अब देखो इसकी की मान लो इस काउंट की वैल्यू, ये काउंट जो तुमको दिखाई दे रहा है वहां की मैट्रिक्स के अंदर काउंट दिखाई दे रहा है ना, लिखा हुआ। अब काउंट की जो पोजीशन है यहां से नापोगे तो अलग है, और अगर यहां से नापोगे तो अलग है। देखो अगर हम ऐसा करें, इसी में ध्यान दो,
इसी में अगर हम लिखें क्या स्क्रोल ओरिजिन डॉट और फ्रॉम एलिमेंट, और फ्रॉम एलिमेंट क्या हम बात कर रहे हैं, मान लो कहाँ से, यहाँ कोने से ना, तो भाई हम लिखें, अब फिर लिखें क्या, ड्राइवर डॉट, क्या ड्राइवर ही नाम है कुछ और, हाँ ड्राइवर ही है, फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्स पाथ, और यहाँ पे लिख दें एक्स पाथ डबल स्लैश डिव एट द रेट आई डी इक्वल टू क्या था, यहाँ देख लो आईडी थी, आईडी क्या थी, स्टफ अंडरस्कोर 10, लो जी कॉपी किया और ये कर दिया। तो ये एक्स पाथ किसको कर रहा है पॉइंट, इतने को थोड़ी नहीं कर रहा है कि सिर्फ इतने को थोड़ी नहीं कर रहा है, इसको या उसको, ये पूरे को कर रहा है ना भाई। जैसा देखो सबसे अच्छी बात है क्रोम पूरा हाईलाइट करके आपको साफ साफ सब कुछ दिखाता भी। अब देखो तो बस यही तुमको यहाँ, और ये जो मेथड है यहाँ से क्या मिला, वेब एलिमेंट, मान लो कोई भी है, इसको क्या बोलें, इसका नाम क्या रखें, की मैट्रिक्स, हाँ तो इसको लिख देते हैं ऐसा कुछ नाम, की मैट्रिक्स, या लिख दें, हाँ डिव लिख दें, या क्या लिख दें, सेक्शन, सेक्शन। देखो अब इसी को यहाँ पे अगर हम क्या करें, यहाँ पे भेज दें, अब लिखिए, ठीक है, इससे क्या मिल जाएगा, देखो स्क्रॉल ओरिजिन का जो मेथड है जिसका नाम क्या है, फ्रॉम एलिमेंट, ये आर्गुमेंट में क्या मांगता है, वेब एलिमेंट, रिटर्न क्या करता है, स्क्रॉल ओरिजिन का ऑब्जेक्ट। अब यहाँ लिख दें SCO लिख देते हैं, चलो ठीक। और वही SCO यहाँ पे देखो, एक तो स्क्रॉल बाय अमाउंट वाला है, अब हम दूसरा कॉल करने जा रहे हैं, कौन सा, AC OBJ डॉट स्क्रॉल। अब देखो स्क्रॉल फ्रॉम ओरिजिन, अब ये स्क्रॉल ओरिजिन का ऑब्जेक्ट भेज दिया। अब यहाँ पे हमने भेज दिया मान लो 10 और इसका भेज दिया क्या 15। देखो अब इसी एलिमेंट को देखो जरा ध्यान से, हम इसी की बात कर रहे थे, काउंट जो लिखा हुआ है ना, अगर यहाँ से नापोगे तो x की वैल्यू अलग होगी और y की वैल्यू मतलब x y की कुछ होगी, लेकिन यहाँ से नापोगे तो अलग होगा ना, इसीलिए नाम क्या रखा गया, नाम रखा गया स्क्रॉल फ्रॉम ओरिजिन। तुम बता सकते हो कि ये जो स्क्रॉलिंग कर रहे हो, जो तुम ये काउंट कर रहे हो, ये नापना है तुम्हारा कहाँ से स्टार्ट होता है। कुछ अगर स्क्रॉल बाय अमाउंट करोगे तो मतलब तुम कहाँ से बात कर रहे हो, एकदम ऊपर से, और अगर तुम स्क्रॉल बाय ये यूज कर रहे हो, स्क्रॉल फ्रॉम ओरिजिन यूज कर रहे हो, इसका मतलब उस सेक्शन से जिसका, अगर मान लो अच्छा हम ये लिख दें, अगर एक्स पाथ में हम इसका यूज कर लें, देखो इसका, इस टेबल का इतने का करें, या हम इसका कर दें, देखो ध्यान से यहां कर दें, या मान लो हम वेब एलिमेंट में इसका बता दें, इससे इसकी पोजीशन अलग ढंग से है ना, इससे इसकी पोजीशन क्या है, अलग ढंग से है ना। तो वही चीज कह रहा है कि जो एक्स वाई आप वैल्यू देनी है, या तो कोने से नाप, कोने के हिसाब से दे दो, या किसी एलिमेंट के हिसाब से बताना चाहते हो कि यहां से काउंट करना स्टार्ट करना। बोर्ड कैसा बोर्ड, नीचे नहीं, सब बेकार। सुनो ए, तो उससे बोल दो बनाने के लिए ना, हाँ उससे बोल दो क्या है बना दे। क्लियर है ये गड़बड़ है, सभी कई गड़बड़ है। गड़बड़ है ना, तो उसको दे देना तो वो ठीक कर देगा ना। हाँ तो देखो ये बात अब समझ में आई। और एक है स्क्रॉल टू एलिमेंट, कि जिस एलिमेंट पे कहोगे, जिसका एक्स पाथ दोगे, जिसका वेब एलिमेंट बनाओगे, उसके ऊपर डायरेक्ट स्क्रॉल करके आपको पहुंचा देगा। तो ये तीन मेथड किसके हो गए, स्क्रॉलिंग से रिलेटेड। जनरली ये मेथड्स हैं, आप तीन मेथड किसके हैं, स्क्रॉलिंग से रिलेटेड हैं, बाकी
ये जो मेथड्स हैं ये सारे दो हैं, और एक दो मेथड और तुमको मिलेंगे, जैसे की अप, की डाउन, है ना। इस तरह से करके इसमें मतलब इसमें काफ़ी मेथड्स हैं। मेरे ख्याल से सारे ओवरलोडेड मेथड याद होंगे तो होंगे 25-30 मेथड कम से कम। इसमें कितने मेथड होंगे? लगभग 30 मेथड। अब ये याद करने में हमें 10 ही 15 नाम आते हैं, क्योंकि हर नाम के क्या बना रखे हैं, अक्सर 2-2 मेथड बना रखे हैं। तो हम ही को याद करने में क्या होता है, आसानी होता है ना। नहीं तो अपने दिमाग में हमको याद करने पड़ते कितने नाम, 30 नाम। आज हम 10-12 नाम याद करते हैं और हमें पता है बाकी 12 का नाम भी क्या है, सेम। और कितना अच्छा बना रखा है कि अगर आपको उस वेब एलिमेंट पे जाना नहीं, आप वहाँ ऑलरेडी पहुँच चुके हो तो बिना आर्गुमेंट वाला कॉल कर लो, और अगर वहाँ पहुँच के करना है तो वेब एलिमेंट भेज दो, है ना। स्क्रॉल टू एलिमेंट का क्या यूज है? स्क्रॉल टू एलिमेंट मतलब जैसे अगर ये एलिमेंट यहाँ है नीचे ना, जैसे यहाँ evtiger.com या ये नो डेटा फाउंड, ये माई रिसेंट फैक्ट्स, यहाँ तुमको पहुँचना है। ये जो लिखा हुआ है क्या, माई रिसेंट फैक्ट्स करके लिखा है, मान लो यहाँ तुम्हें पहुँचना है, तो इस माई रिसेंट फैक्ट्स का क्या बना दो, वेब एलिमेंट। और फिर अगर यही स्क्रॉल टू एलिमेंट कॉल करके यही वेब एलिमेंट भेजोगे तो ये जहाँ भी होगा इसका XY कोऑर्डिनेट की जो भी वैल्यू होगी उसको निकाल के वहाँ स्क्रॉल करके आपको क्या करेगा, पहुँचा देगा। ठीक है। एक है XY देना, क्योंकि उसमें तुम्हें अपने हिसाब से बताना पड़ेगा X की वैल्यू क्या है और Y की वैल्यू क्या है। एक है स्क्रॉल फ्रॉम ओरिजिन, वहाँ XY बताना है और वो भी बताना है कि किसके रिस्पेक्ट में तुम कर रहे हो। अभी तो स्क्रॉल बाय अमाउंट में क्या था, फिक्स था ना, एक ही रिस्पेक्ट था, क्या, टॉप लेफ्ट कॉर्नर। कहाँ से करना था, टॉप लेफ्ट कॉर्नर। लेकिन तुम चाहो तो यहाँ से नाप सकते हो, यहाँ से नाप सकते हो। अगर कहीं से बताना हो तो ये भी एक ऑप्शन आपको दिया गया है। और सेंड कीज भी है इसके पास। और हमने एक बात बताई थी ना कि जब तुम्हारे नॉर्मल मेथड जहाँ काम न करें, जैसे सेंड कीज ना करे तो इसका सेंड कीज ट्राई करना, क्लिक ना करे तो इसका करना। क्योंकि इसकी क्वालिटी क्या है जानते हो, इसकी सबसे अच्छी क्वालिटी ये है, कोई भी काम कर, जैसे क्लिक भी इससे करवाते हो तो ये अंदर पहले वेब एलिमेंट लेता है आपसे ना, तो पहले ये मूव टू एलिमेंट वहाँ करता है, इसके बाद क्या करता है, क्लिक कर देता है। कई बार हमारे स्क्रिप्ट में या हमारा जब ऑटोमेशन चल रहा होता है तो समस्या आती है फोकस की, कि सही जगह फोकस नहीं कर पा रहा है, इस वजह से ये न सही जगह न क्लिक कर रहा है, न कहीं ऐसी जगह होगा, न सही जगह क्या करेगा, टाइप करेगा। याद रखना सिचुएशन क्या होगी, सिचुएशन यही होगी कि चलेगा वो क्या होगा, चलेगा, सेंड कीज मेथड चलेगा, लेकिन सेंड कीज मेथड देखोगे कहीं टाइप नहीं कर रहा है। एक तो होता है भाई क्या होगा, अगर नहीं चल रही लाइन तो एरर देना, उस लाइन पे कोई एरर भी आएगी नहीं, लेकिन काम भी नहीं होगा। तब तुम सोचोगे अच्छा कि इसको किससे ट्राई किया जाए, एक्शन। अगर नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आ गया तब एक्शन करने से कोई फायदा थोड़ी ना होगा। तो मतलब नो सच एलिमेंट तो कब आएगा, जब तुम्हारा एक्स पाथ गलत होगा। रीजन नंबर 1 और रीजन नंबर 2, चीज को खुलने में टाइम लग रहा है, इसलिए तो वेट लगाते हो तुम लोग ना, थ्रेड डॉट स्लिप क्यों लगाते हो, इसीलिए ना, क्योंकि ओपन होने में चीजों को क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है। तो इसलिए वेट करा दो, जिससे कि जब तक ओपन हो तब तक ही क्या कर ले भाई, वेट कर ले, तब तक वो ओपन हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें कोई कंफ्यूजन, की अप की डाउन जैसे ऐसी जगह पे शायद यूज कर लो, जैसे कहीं पे राइट क्लिक करा रहे थे ना और उसके बाद ऊपर से नीचे जाना था, तो वहां की अप की डाउन का मतलब ये मान के चलो, ये जो तुम्हारे एरो नहीं होते हैं, डाउन एरो अप एरो, इन्हीं का यूज करें। ठीक है। तो ये मेन मेथड्स याद रखो क्या है, क्या आर्गुमेंट है ना। और इसका देखो इसके सेंड कीज भी है, मतलब किसमें क्या क्या आर्गुमेंट है, वैसे देखते ही अंदाजा लग जाता है कि क्या आर्गुमेंट है और क्या नहीं है। ठीक है। और ओवरलोडिंग समझ में आई, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ये जरूर पूछे जाने वालों में से क्वेश्चंस में से। अगर 10 इंटरव्यू में दोगे तो कम से कम 8 में ये सवाल पूछेंगे। हाँ, कम से कम 8 में यही सवाल बार बार रिपीट करेंगे, सवाल थोड़ी बार बार बदल जाएंगे। तो ओवरलोडिंग एक ऐसा क्वेश्चन है जो पूछेंगे कि ओवरलोडिंग क्या होती है, कि व्हाट इज ओवरलोडिंग। तो तुम बताओगे कि वी कैन क्रिएट मल्टीपल मेथड्स विथ सेम नेम इन एनी क्लास, बट देयर शुड बी डिफरेंस इन देयर आर्गुमेंट सिग्नेचर।
उनका आर्गुमेंट सिग्नेचर क्या होना चाहिए? Different. अलग होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। यस ठीक है, तो ये संभव है। और आर्गुमेंट सिग्नेचर किससे मिलके बना होता है? नंबर ऑफ आर्गुमेंट, टाइप ऑफ आर्गुमेंट और सीक्वेंस ऑफ Number of sequence. आर्गुमेंट का नाम मैटर नहीं करता, आर्गुमेंट का टाइप टाइप मैटर करता। तुम्हें फंसाने के लिए क्वेश्चन और पूछेंगे कि एक मेथड है, दो मेथड है, सेम नेम क्या है? दोनों में आर्गुमेंट क्या है? आर्गुमेंट का टाइप क्या है? सेम है। सीक्वेंस क्या है? सेम है। तो क्या ये संभव? लेकिन हाँ, दोनों का रिटर्न टाइप क्या है? अलग अलग। या एक कहें कि एक रिटर्न कर रहा है और एक रिटर्न नहीं कर रहा, तो कह दो भैया ओवरलोडिंग का रिटर्न से कोई लेना देना नहीं है, ओवरलोडिंग नहीं संभव है। जैसे यहाँ देखो हमने बनाया है यस दो XYZ, अगर हम सोचें कि इसमें भी हम क्या रखते हैं? इंट। ये संभव नहीं है। अब हम तुम कह रहे हो कि एक में रिटर्न नहीं ले रहे हैं, एक में हम कह रहे हैं रिटर्न ले लें, क्या लिखते हैं? मान लो रिटर्न कुछ भी रखते हैं, मान लो 10 लिख, या मान लो ABCD ले लें। तो ABCD किस टाइप का है? स्ट्रिंग टाइप का ना। तो वाइट में क्या लिखोगे? स्ट्रिंग। देखो एरर दे रहा है ना, जबकि दोनों का रिटर्न टाइप, तो रिटर्न टाइप से ओवरलोडिंग का कोई लेना देना ही नहीं। उसको बस एक ही चीज से मतलब है, आर्गुमेंट। वो कहेगा कोई ओवरलोडिंग यहाँ नहीं होगी। अब भाई क्योंकि आप आर्गुमेंट, आप मेन क्या है आपका? आर्गुमेंट। क्लियर है ये? सर जो कंटेक्स्ट क्लिक से राइट क्लिक करवा रहे थे, वो दूसरे एलिमेंट पे क्लिक कराने पे भी नहीं हट रहा था। तो रिफ्रेश कर दो भैया, ये भी तो बताया गया है कि नहीं? नो सर। ड्राइवर डॉट नेविगेट डॉट रिफ्रेश। नो सर। अच्छा, एक क्लास है उसका यूज कर, ड्राइवर डॉट नेविगेट डॉट रिफ्रेश, हट जाएगा। सर किए थे नहीं। नहीं रिफ्रेश किए? यस सर अगर कीज से अगर स्केप कराए तो इस अगर हाथ से हो रहा होगा तो होगा। हाथ से हो रहा, लेकिन वैसे हाथ से सर स्केप भी हो रहा है, क्लिक करने पर भी हो रहा है, हाँ मैंने हर तरीके फट जा रहा है। हाँ। लेकिन स्केप, हाँ। नहीं हो रहा है। तो स्केप कहाँ करा रहे हो तुम? अच्छा जैसे ये देखो, जैसे मान लो कहीं राइट क्लिक कर रहे हो, नेविगेट एक बार कराइए। कहीं है मेथड यहाँ राइट क्लिक वाला है? चलो यहीं राइट क्लिक कर देते हैं शुरू में, यही है ना। इसे क्लिक करते हैं और इसी पे क्या करा देते हैं, मान लो ACOBJ डॉट कंटेक्स्ट क्लिक वेब एलिमेंट भेज देते हैं उसी का, यूज़र डॉट बिल्ड डॉट परफॉर्म। ठीक दिख रहा है? अब मान लो हम यहीं पे क्या करा दें, या भाई अब राइट क्लिक आ जाएगा, अब ये हटाना है। एक तो कई तरीके होंगे, एक तो हम ये कर दें पासवर्ड पे क्लिक करवा दें तो शायद हट जाए। चलो अच्छा देखते हैं, या तो हम पासवर्ड पे क्या करा दें, क्लिक करा दें। ऐसे लो डॉट लो क्लिक करा दें, देखो हटता है कि नहीं हटता इससे। पर थ्रेड लगा दीजिए। हट गया। एक तो ऐसे हो गया, दूसरी जगह क्या करा दिया, उसे ठीक ठाक जगह पे क्या करा दिया, क्लिक करा दिया तो हट गया ना। एक तरीका ये भी हो सकता है, कई तरीके हो सकते हैं, एक ही नहीं। और स्केप कर रहे थे तो स्केप कहाँ कर रहे हो, स्केप कह रहे हो कर रहे हैं, स्केप कैसे? तो स्केप ऐसे नहीं करना। तुम्हें बच्चे एक बात पता है कि नहीं, ये जो पूरा पेज होता है, पूरा पेज सबसे शुरू कहाँ से होता है? HTML के दो चाइल्ड होते हैं, एक हेड और एक बॉडी। बॉडी के अंदर ही सब कुछ होता है। स्केप कराना है तो देखो एक स्केप कैसे हम करा रहे हैं, हम पूरे पेज पे स्केप कराना चाह रहे हो ना, और पेज में सबसे टॉप पे कौन है, बॉडी है ना। तो एक ये टेक्निक ट्राई करो जरा, देखो चलती है। देखो ध्यान से, ड्राइवर डॉट बाई डॉट एक्स पाथ, और यहाँ हम लिख रहे हैं सिर्फ डबल स्लैश। तो ये वेब एलिमेंट किसका बन रहा है, बॉडी का बन रहा है ना। बॉडी का मतलब पूरा पेज का, और आगे डॉट क्लिक होता है मेथड, और एक मेथड क्या होता है, सेंड कीज
सेंड कीज में भेजते हो ना, जो टाइप करना होता है, तो याद रख लो एक चीज और भेज सकते हो, इसी के अंदर लिखो, ध्यान से इस चीज को लिख लेना, कीज डॉट, और यहाँ पे अब तुम्हें मिलेगा जो भी बटन चाहिए हो तुम्हें अपने सिस्टम का। एस्केप चाहिए ना, एस्केप ले, इससे देखो शायद हो जाए। मेन यहाँ बात थी क्या, डबल स्लैश बॉडी लिखना। सेंड कीज से कुछ भी भेज सकते हो। सेंड कीज में मान लो कोई अक्षर भेजना है, ए भेजना है, बी भेजना है, एक तो तरीका ऐसे है, एक तरीका ये भी है देखो कि आप कीज डॉट ए भेज दो, कीज डॉट बी भेज दो, या कीज डॉट इंटर भेज दो। क्या हुआ, हटा, हट गया, ठीक है। तो ये भी तरीका हो सकता है। एक तीसरा तरीका भी हो सकता है कि याद रखो, इसी क्लास का, ड्राइवर क्लास का एक मेथड है, जानते हो ना, ड्राइवर क्लास से कई मेथड, फाइंड एलिमेंट, ये वो। तो एक मेथड देखो डॉट, एक मेथड है इसका नेविगेट, याद रहेगा आपसे, नेविगेट किस क्लास का मेथड है, क्रोम ड्राइवर क्लास का मेथड है। मेथड का नाम क्या है, नेविगेट, रिटर्न कर रहा है कोलन का नेविगेशन क्लास का ऑब्जेक्ट। तो अब से कोई पूछेगा नेविगेशन क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए, कैसे बनेगा, याद रखना न्यू करके नहीं बनाना है, तुम्हें ड्राइवर क्लास का, क्रोम ड्राइवर क्लास का नेविगेट मेथड कॉल करना है। ये नेविगेट मेथड कहाँ लिखा गया है, नेविगेशन क्लास के अंदर नहीं, ये नेविगेट मेथड नेविगेशन क्लास के अंदर रखा नहीं गया है। आई बात समझ में, ये जो नेविगेट क्लास है ये क्रोम ड्राइवर क्लास के अंदर रखा गया है, नेविगेट मेथड, और ये रिटर्न करता है एक दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट, उस क्लास का नाम क्या है, नेविगेशन। तो आगे डॉट करोगे तो मेथड किसके आएंगे, नेविगेशन क्लास के आएंगे। अब इसी में एक मेथड होता है क्या, रिफ्रेश, जो तुम ये नहीं करते हो ऐसे ऐसे F5 करते हो, या यहाँ पे ये नहीं हो, ये देखो रिफ्रेश करने के लिए देखो, ये जो ये रिफ्रेश की पहचान है, घूमने लगेगा, देखो ऐसे कर रहा है ना, ये क्या कर रहे हो तुम, सर्चिंग। हाँ नहीं, सर्चिंग नहीं कर रहा है, ये देखो रिफ्रेश हो रहा है, देखो ये देखो, हर पेज होता है रिफ्रेश, देखो देखो, ये भी देखो क्या हो रहा है, रिफ्रेश की पहचान यही है, देखो ऊपर घूम, ऐसे गोल गोल घूमना चालू करे तो समझ जाओगे पेज क्या हो रहा है, रिफ्रेश हो रहा है। रिफ्रेश भी बोलते हैं, इसके लिए एक वर्ड और इस्तेमाल करो, हम लोग इसको रिफ्रेश करना ही बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं एक और वर्ड क्या, रीलोड करना। रीलोड हो रहा है ना, पेज क्या हो रहा है, जब रिफ्रेश करते हो तो पेज क्या हो रहा है, दोबारा लोड हो रहा है ना, इसलिए एक वर्ड और क्या इस्तेमाल करते हैं, रीलोड। तो डॉट रिफ्रेश, ड्राइवर डॉट नेविगेट डॉट रिफ्रेश, ये तुम्हारा, ये भी वही काम करेगा। ये क्या कर देगा, कितना भी राइट क्लिक किए रहो, कुछ किए रहोगे, जब पेज रिफ्रेश होगा तो सब खत्म हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे राइट क्लिक किए हैं, लेकिन जैसे रिफ्रेश करोगे हट जाएगा। तो ये भी तीसरा तरीका भी यूज कर सकते हो। वैसे अब आज जान ही रहे हो तो और भी जान जाओ इसके बारे में। नेविगेट क्लास समझ में आए, नेविगेशन क्लास याद रखना, नेविगेशन क्लास का ऑब्जेक्ट न्यू करके नहीं बनाना है, क्रोम ड्राइवर क्लास का नेविगेट मेथड कॉल करना है, तुम्हें नेविगेशन क्लास का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अब इसके पास मेथड्स हैं, एक मेथड है क्या, रिफ्रेश। रिफ्रेश का काम क्या है, पेज को रिफ्रेश करना। अच्छा तुमने यूज किया है ना, ये बैक और फॉरवर्ड भी होता है ना, याद है, मोबाइल में भी तो आजकल होता है और लैपटॉप में तो होता है। ये देखो ये किसके लिए है, बैक के लिए है, और ये किसके लिए है, फॉरवर्ड के लिए। तो अगर तुम्हें बैक और फॉरवर्ड करना है, देखो यहाँ रिफ्रेश क्लास, जैसे रिफ्रेश एक मेथड है वैसे ही एक मेथड है जिसका नाम क्या है, बैक। बैक वही सेम इफेक्ट डालता है जो ऐसे होता है। इस पे बैक पे क्लिक करोगे कुछ होगा ना। बैक का मतलब क्या होता है, जिस पिछले पेज पे थे वहां चले जाओ ना, जहां से आए हो। और देखो बैक भी एक मेथड है और एक मेथड है क्या, फॉरवर्ड। ये क्या करेगा, आगे जाओ। लेकिन अच्छा ये बताओ, ये ध्यान से देखना जरा सब लोग, ये बैक वाली तो इनेबल्ड है, yes, और ये जो फॉरवर्ड वाला है ये डिसेबल्ड है। दिख रहा है ना, yes, आगे गए भाई पीछे कब जाओगे, आगे जाने के बाद ना। अगर भाई सॉरी पीछे कब जाओगे, आगे जाने के आगे गए पीछे, सॉरी आगे कब जाओगे, पीछे जाने के बाद ना। yes, जैसे देखो ये बैक एक बार करो, कर दिया, बैक कर दिया ना। अब देखो ये वाला इनेबल हो गया ना, अब आगे जा सकते हो।
जब तक तुम पीछ बैक ही नहीं किए तब तक फॉरवर्ड कैसे? एक पेज खोलो, सिर्फ काम करते चले जाओ, एक बार भी बैक मत करो, तो फॉरवर्ड का ऑप्शन हमेशा तुम्हें क्या मिलेगा? डिसेबल मिलेगा। फॉरवर्ड करने के लिए पहले बैक करना जरूरी है। जब बैक यूज होता है उसके बाद ही फॉरवर्ड, हाथ से नहीं कर सकते तो कोड से क्या करो भाई? वही काम करते हैं ना हम, जो हाथ से करना है वही काम हमें कोड से करना है। तो ये बात हमेशा याद रखना, फॉरवर्ड का जो ऑप्शन है वो तभी इनेबल होता है जब उसके पहले तुमने कभी बैक का ऑप्शन यूज किया हो। अगर तुम्हें फॉरवर्ड मेथड यहाँ कॉल करना है, ये कोई मतलब नहीं होगा इसका, चले एरर नहीं देगा, लेकिन फॉरवर्ड करने लायक कुछ है नहीं तो कुछ होगा ही नहीं। जब तक एक बार बैक नहीं करोगे तब तक फॉरवर्ड का कोई मतलब ही नहीं है ना। ऐसे है मतलब। अब फॉरवर्ड करोगे तो उसका कुछ मतलब है, क्योंकि ये लाइन चलेगी तो बैक होगा, पीछे जाएगा, फिर इसका पीछे जाने के बाद तो आगे जा सकते हो। अब जब आगे ही आगे चल रहे हो तो तुम्हें उसे कैसे पता कहाँ जाना है ना। तो एक मेथड क्या है? रिफ्रेश, जो पेज को रिफ्रेश करेगा। एक मेथड है बैक, जो बैक करेगा। एक है फॉरवर्ड, जो फॉरवर्ड करेगा। तीन क्लिप में याद रहेंगे मेथड। रिफ्रेश हो गया, रिफ्रेश हो गया, और क्या हो गया? बैक और फॉरवर्ड। सर हाँ हाँ, ये जो step करके आपने किया हुआ है, तो मतलब हमारे कीबोर्ड से रिलेटेड जितने बिल्कुल सब पे काम करेंगे। हाँ, कोई भी अक्षर भेजना हो, कीबोर्ड में जो जो बटन है, कुछ भी भेजना हो, इंटर भेजना हो, एस्केप भेजना हो, कंट्रोल भेजना हो, कुछ भी भेजना है तुम भेज सकते हो। ठीक है। जो 3-4 चीज आगे चले गए, फॉरवर्ड चले गए। हाँ, और तुम्हें 3-4 पीछे बैक जाना, 3 बार बैक, ड्राइवर डॉट नेविगेट डॉट बैक वाली लाइन क्या कर दो? 3 बार लिख दो। अब ये क्या करेगा? 3 बार बैक करेगा, है ना। जैसे तुम अपने हाथ से करते हो, समझ लो सेम वैसे ही भी इसे भी करना। तो बस बैक के लिए बैक मेथड है, फॉरवर्ड जाने के लिए फॉरवर्ड मेथड है, और पेज जहां है उसी को वही रिलोड करना चाहते हो, रिफ्रेश करना चाहते हो, तब क्या है वो? रिफ्रेश मेथड है। 3 और एक चीज और याद रखना है, यही है ना रिलोड करना। जानते हो रिलोड या रिफ्रेश करने पे क्या होता है? ये जो अभी कौन सा पेज खुला है? होम पेज ना। ये यूआरएल खुला है। जब तुम रिफ्रेश करोगे तो जानते हो क्या होगा? जब जैसे तुम रिफ्रेश करोगे तो रिक्वेस्ट सर्वर के पास फिर से जाएगी और रिस्पांस सर्वर के पास आएगा, पेज यही क्या हो जाएगा? वही पेज दोबारा खुल जाएगा। लेकिन अब ये पेज फ्रेश है, ध्यान अंतर समझना। अब ये पेज क्या है? फ्रेश है। जैसे मान लो, तुमको एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे यहाँ की मैट्रिक्स है, यहाँ कितने ऑप्शन आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 आ रहे हैं ना। मान लो ये वी टाइगर है, अभी तो तुम लोग लोकली यूज कर रहे हो ना। अगर कंपनी में यूज होगा तो एक जगह सर्वर पे डाल दिया जाएगा, पूरी कंपनी के 100 लोग इस वी टाइगर को क्या कर रहे होंगे? यूज कर रहे होंगे। और यहाँ की मैट्रिक्स में कितने आ रहे हैं? 5। लेकिन मान लो 5 आ रहे हैं, क्यों भाई? मेरे सामने खुला है 5 है। अब एक बंदा और मेरे ऑफिस का कहीं और बैठा था, वो भी वी टाइगर यूज कर रहा था। हम सब लोग एक ही वी टाइगर यूज कर रहे हैं ना, जो सर्वर पे इंस्टॉल्ड है। सब लोग को यूआरएल मिला है, सब लोग यूज कर रहा है। वो भी अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन करता है, और एक की मैट्रिक्स में जाके एक चीज और क्या कर देता है? जोड़ देता है। तो यहां नहीं जुड़ जाएगा मेरे में? बात समझ रहे हो कि नहीं? ध्यान से समझो इस बात को। अभी तो तुम सीखने के लिए वी टाइगर तुम्हारे सिस्टम पे डाल दिया गया। कंपनी में ऐसा थोड़ी ना होगा कि सबके सिस्टम पे। भाई एक आदमी वेब बेस्ड एप्लीकेशन क्यों यूज करता है? तुम्हें पता है? वेब बेस्ड एप्लीकेशन का यूज करने का एक फायदा ये होता है कि एक जगह इंटरनेट पे कहीं डाल दिया जाएगा, कहीं सर्वर पे क्या कर दिया जाएगा? डाल दिया जाएगा, और सब यूज करने वालों को उसका यूआरएल दे दिया जाएगा, और सब लोग यूआरएल से उसको यूज कर पाएंगे। जैसे फेसबुक है, जीमेल है, सब लोग को gmail.com ही यूज लिखना है ना। चाहे हम हो, चाहे तुम हो, चाहे हो, gmail.com एक है, लेकिन उसके हम लोग कई कस्टमर्स हैं जो हम लोग उस जीमेल को क्या करते हैं? यूज करते हैं। ऐसे ये भी कंपनी में यूज होगा। अगर ये सीआरएम एप्लीकेशन किसी कंपनी में वो करेगा, कोई क्लाइंट बनवाएगा अपने लिए, तो अपने सर्वर पे डलवाएगा ना, और जिसको यूज करना है 100 लोगों को 100 लोगों का लॉगिन यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट कर देगा, और 100 के 100 लोगों को यूआरएल बता देगा कि भैया फलाना यूआरएल है, यहाँ पे ये रखा है, इसको यूज करो। जो जितने लोगों से मिल रहे हैं उनका अकाउंट बनाओ, ये करो, वो करो, जो काम तुम्हें कंपनी में कर रहे हैं वो करो। तो वही कह रहे हैं ना, एक हम भी यूज करने वाले हैं, एक तुम भी यूज करने वाले हो। दोनों लोग यूज कर रहे हैं किसको? वी टाइगर को। ऐसा नहीं कि जैसा इंस्टॉल करके कर रहे हैं, कहीं सर्वर पे रखा हुआ है, दोनों के पास यूआरएल है। हम अपने लॉगिन से खोल करके यहाँ देख रहे हैं, दिख रहा है। तुमने भी अपने सिस्टम से लॉगिन किया, भाई कंपनी में 100 लोग हैं, तुमने एक की मैट्रिक्स क्या कर दी? बना दी। तो वहां 5 के बजाय कितने हो गए? 6।
लेकिन यहाँ मेरे पेज पे कितने दिखाई दे रहे हैं? 5। ऐसा थोड़ी ना कि बार बार अपने आप ही उठाता रहता है। अगर अब हम यही क्या करें, रिफ्रेश करें, तो अब फिर से रिक्वेस्ट इसी पेज की कहाँ जाएगी? सर्वर के पास। अब सर्वर में जाके देखेगा तो वहाँ 5 नहीं दिखाई देंगे, कितने दिखाई देंगे? 6। अब यही यहाँ कितने दिखाई देने लगेंगे? 6। ये तब तक नहीं होता जब तक हम रिफ्रेश नहीं करते। जब तक फ्रेश रिक्वेस्ट नहीं जाती तभी तो भाई। अब ऐसा थोड़ी जैसे अभी ये खुला है, इस समय थोड़ी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स भेज रहा है, इस समय कोई रिक्वेस्ट भेज नहीं रहा है। इसके पहले रिक्वेस्ट भेज चुका है और रिस्पॉन्स आ चुका है। अगर बार बार रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स करे ऐसे अपने मनमानी, तब तो मेरा नेट कितना खर्च होगा सोचो, जिसकी कोई जरूरत ही नहीं। तो जैसे मान लीजिए इस पेज पे हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, और किसी डेवलपर ने उस टाइम पे मान लीजिए कुछ डेवलप कर दिया और हम इसी पेज पे काम करते हुए आगे चले गए, और फिर वहाँ काम करने के बाद अगर बैक आ रहा है तो वो 5 से 6 हो सकता है। एकदम हो सकता है भाई, वही हम कह रहे हैं। और हम डेवलपर की बात ही नहीं कर रहे हैं यार, हम कह रहे हैं कि एक है मार्केटिंग का बंदा, एक है मान लो अकाउंट्स का बंदा। अकाउंट्स वाले ने खोला है, उसमें 10 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मार्केटिंग वाले बंदे ने जो बैठा उसने उसी जैसे या ऐसे सोचो ना, फ्लिपकार्ट है। अभी फ्लिपकार्ट तुम यूज कर रहे हो, तुमने जूते सर्च किए, शूज सर्च किए, 100 जूते दिखाए, लेकिन कौन दिखाए? जो उस समय सर्वर पे थे वो सारे लेके आए। लेकिन इस फ्लिपकार्ट को तो हजारों लाखों लोग यूज कर रहे हैं। इसी में कोई सेलर उसी समय, क्या सेलर नहीं यूज कर रहा होगा? उसी समय कोई सेलर अपने जूते भी क्या करता है? अपलोड करता है। तो वो तुमको थोड़े दिख रहे हैं, लेकिन जैसे रिफ्रेश करोगे तो उसका भी दिखना चालू हो जाएगा। जब देखो हमेशा नहीं होता, जब रिक्वेस्ट जाती है तब रिस्पॉन्स आता है। ऐसे छोड़ दियो थोड़ी ना अब रिफ्रेश होगा। अगर ऐसे छोड़ दे अपने आप ही क्या होता रहे, रिफ्रेश होते रहे और करता रहे, तो मेरा भाई जब ये यहाँ से रिक्वेस्ट भेजता है, वहाँ से रिस्पॉन्स आता है, इसमें ही तो नेट खर्च होता है। तब ऐसे तो मेरा नेट बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब मेरे हाथ में है कि हम रिक्वेस्ट भेजते, जैसे रिक्वेस्ट कब जाती है? रिफ्रेश करने पे भी जा रही है, ठीक है। और ये देखो, अच्छा ये अकाउंट्स यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है, अकाउंट्स पे हम क्या करें? क्लिक करें, ध्यान से देखना। अभी भी क्या हो रही है? एक रिक्वेस्ट गई और रिस्पॉन्स में नया पेज खुल गया। मान लो अभी यहाँ एक भी लीड नहीं, एक भी मार्केटिंग का नहीं आ रहा, कोई बंदा यूज करके एक अकाउंट क्या कर दे? बना दे, ऐड कर, दोबारा शायद अकाउंट्स पे क्लिक करें तो हमें वो दिखाई दे, चाहे रिफ्रेश करें हमें दिखाई दे, क्योंकि एक रिक्वेस्ट जाएगी तब रिस्पॉन्स आएगा। हर पेज में यही होता है। लेकिन तो कैसे समझ में आता है तुमको देख के कैसे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का खेल हो रहा है? ये ऊपर वाला, कहीं पे भी कुछ जब भी रिक्वेस्ट जाएगी रिस्पॉन्स आएगा तो ये ऊपर घूमेगा। जैसे मान लो, देखो ध्यान से जरा, सर्च फार पे हमने कुछ टाइप किया, कुछ घूमा नहीं घुमाना टाइप करने से, तो मतलब है न कोई रिक्वेस्ट गई न कोई रिस्पॉन्स आया, जो लिखा है। लेकिन अच्छा और देखते हैं, ये कैलेंडर देख रहे हो, ये ओपन कैलेंडर लिखा हुआ है ना, खुल गया, कुछ हुआ ऊपर, कुछ गोल गोल घूमा नहीं घुमा ना, तो यहाँ कोई रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स नहीं हुआ है, जो इस पेज में है वही खुल रहा है। लेकिन जब भी कुछ मान लो हम वेब मेल पे क्लिक कर दें, लीड्स पे कर दें, या फिर यहाँ ABCD लिख के सर्च नाउ पे क्या कर दें, या यहाँ पे भी नहीं, जैसे ये देखो इस पे क्लिक कर दें, ये घूम रहा है ना, इस पे क्लिक कर दें, घूम रहा है ना। तो जब भी घूमे तो जान जाओ क्या हो रहा है, एक रिक्वेस्ट जा रही है और रिस्पॉन्स आ रहा है। रिक्वेस्ट ऐसी, जैसे अब देखो अगर हम मान लो इस लीड्स पे क्लिक करें तो क्या होगा, एक रिक्वेस्ट जाएगी कि लीड्स पेज खोलना है, ठीक है, और रिस्पॉन्स में वो लीड्स पेज खोल के तुमको दे रहा है। और इसकी पहचान है हमेशा यही गोल गोल घूमना, ये स्पिन करता है जब भी रिक्वेस्ट जाती है और रिस्पॉन्स आता है, और जब रिस्पॉन्स आके पूरा लोड हो जाता है तो ये घूमना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। क्लियर है ये बात? तो ड्राइवर डॉट बैक है, ड्राइवर डॉट फॉरवर्ड है, ड्राइवर डॉट रिफ्रेश है, ठीक है, और दूसरा ड्राइवर डॉट नेविगेट है यार। और एक मेथड और भी है, जान लो इसका, टू पहला वाला देखो, टू
आर्गुमेंट में क्या भेजना है, स्ट्रिंग, और वो क्या, यूआरएल। तो ये भी तुम्हारा ध्यान देना इस बात पे, ये मेथड भी जैसे ड्राइवर डॉट गेट नहीं करता वैसे ये भी काम कर सकता है। ये भी यूआरएल खोलने के लिए ही है, ड्राइवर डॉट नेविगेट डॉट टू। ओवरलोडेड है, 2 टू नाम के मेथड है ना, एक में आर्गुमेंट में स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट भेजना है, एक में किसका भेजना है, यूआरएल क्लास का ऑब्जेक्ट, यूआरएल क्लास का ऑब्जेक्ट भेजना है, एक में किसका भेजना है, स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट। ओवरलोडिंग हुई है ना यहाँ भी। और इसमें क्या आर्गुमेंट में वही, ये किस लिए है जानते हो, याद रखना इसका, ये इसीलिए है कि ये भी यूआरएल ओपन करता है, और वही काम तुम्हारा ड्राइवर डॉट गेट भी तो कर रहा था। लेकिन दोनों में एक अंतर है, ड्राइवर डॉट गेट जब चलता है तो रिक्वेस्ट भेजता है, रिस्पॉन्स आता है, गोल गोल घूमता है, जब तक गोल गोल घूमना बंद नहीं हो जाए, जब तक चीज लोड ना हो जाए तब तक वो इंतजार करता है, अगली लाइन पे नहीं जाता है। लेकिन टू इस बात की परवाह नहीं करता है, ये यूआरएल डाला, अब खुला है नहीं खुला है, खुलने में समय लग रहा है, इससे इसे कोई लेना देना नहीं है, अगली लाइन पे बढ़ेगा, अगली लाइन चलाने की कोशिश करेगा। जबकि जो ड्राइवर डॉट गेट है, देखते हो ना तुम, जब पहली बार लोकल होस्ट करके डालता है तो खुलने में समय लगता है, तब तक नहीं करता है जब तक वो खुल ना जाए। लेकिन जो टू है, अगर वही काम ड्राइवर डॉट नेविगेट डॉट टू से कराओ तो वो भी वही यूआरएल डालेगा, लेकिन वो लोड होने का वेट नहीं करेगा, वो अगली लाइन पे तुरंत बढ़ेगा, अगली लाइन चलाने की कोशिश करेगा। क्लियर है ये बात? ये पूछते हैं वही है कि नेविगेशन के टू मेथड में और ड्राइवर के गेट मेथड में क्या अंतर है। ठीक है, तो एक बेसिक सबसे मोटा जो अंतर है वो याद रखना, एक तब तक एक मेथड तब तक आगे वो नहीं बढ़ता है जब तक वो मेथड वो पूरा पेज लोड न हो जाए। एक ऐसा है जिसको लोडिंग से कोई मतलब नहीं है, वो अपना काम किया आगे बढ़ेगा। क्लियर है ये? तो ये 4 मेथड याद रखना, रिफ्रेश, बैक, फॉरवर्ड और टू। और ये मेथड्स किस क्लास के हैं, नेविगेशन क्लास के। और नेविगेशन क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे मिलेगा, जब हम ड्राइवर क्लास का नेविगेट मेथड कॉल करेंगे तब। क्लियर है ये? एक मांग रहा है स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट, एक मांग रहा है किसका, यूआरएल का। तो यूआरएल क्लास का भी ऑब्जेक्ट बनता है न्यू यूआरएल करके। यस, ठीक है, वहां से भी भेज सकते हैं। दोनों का काम वही है, एक ही है कि जो यूआरएल दोगे उसको क्या करना, ओपन करना। बस याद रखना ये लोड होने का वेट नहीं करें। वैसे अच्छा चलो ये भी दिखाते हैं, ड्राइवर डॉट, मान लो हमें कौन सा कॉल करना है, नेविगेट डॉट ट्रू। एक तो है कि स्ट्रिंग का मांग रहा है ना, जैसे हम ऐसे लिख दें, मान लो ऐसे, एक तो ये रास्ता है, और दूसरा क्या आप कह रहे हैं, देखो यूआरएल भेजने का एक तरीका यूआरएल के लिए और होता है, ड्राइवर डॉट नेविगेट डॉट टू। अब ये यूआरएल वाला है, यहाँ पे देखो, यहाँ इस वाले को यहाँ पे ये भेजोगे तो एरर दे देगा ना। इसका ऑब्जेक्ट किसका चाहिए, इसको यूआरएल का। तो कैसे बनता है ये देखो, न्यू यूआरएल, पूरा ऐसे लिखो, ये न्यू यूआरएल। आर्गुमेंट में क्या मांग रहा है, स्ट्रिंग ना। देखो अच्छा, फिर याद करो पुराना कंसेप्ट, क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो और ऑब्जेक्ट वेरी आर्गुमेंट मांग रहा है। कौन मांग रहा है, कंस्ट्रक्टर। ये थोड़ी, इसको थोड़ी चाहिए, इसको चाहिए भाई। अगर कभी भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ और वो आर्गुमेंट मांग ले तो समझ जाओ वो अपने किसके लिए मांग रहा है, कंस्ट्रक्टर के लिए। और यहाँ पे लिख दो यही ऐसे यूआरएल, स्ट्रिंग मांग रहा है ना, वही वो भी यही तरीका है कि ऐसे यूआरएल दो। किसका ऑब्जेक्ट बना, यूआरएल क्लास का, लो, और यही यूआरएल क्या करो यहाँ पे भेज दो, लो जी। ये एरर आ रही है, कुछ एरर ऐसी होती है ना भी, इसको आगे बताया जाएगा क्या, कर्सर ले जाओ तो एरर आता है, और फिर ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन की बात करता है ना, ये क्लिक कर दोगे तो हट जाएगी, जैसे थ्रेड डॉट स्लीप में होता है ना, वैसे ही सेम। बिल्कुल, देखो
तो इस तरह से भी यूज कर सकते हो। ऐसे चाहो तो ऐसे यूज कर लो, पहले यूआरएल का ऑब्जेक्ट बनाओ तब भेजो, और चाहो तो स्ट्रिंग डायरेक्ट भेज दो। इन्होंने बना रखे हैं दो तरीके, या तो यूआरएल के ऑब्जेक्ट से भी खोल सकते हो यूआरएल को, या तो सीधे स्ट्रिंग फॉर्मेट में यूआरएल भेज दो। या ये भी किसका एग्जांपल है, ओवरलोडिंग। क्लियर है ये अब? अच्छा, एक छोटी सी चीज और देखना, ये क्लियर है? ओवरलोडिंग में कोई कंफ्यूजन हो तो पूछो। तो एक चीज और अच्छा देखो, तुम्हें पता है ना, जैसे मान लो ये क्लास है, इस क्लास का नाम क्या है, एक्शंस क्लास। तो पब्लिक लिख रहे हैं, फिर ध्यान से देखना क्या लिख रहे हैं, एक्शंस क्लास। ये क्या बना रहे हैं, कंस्ट्रक्टर ना। कंस्ट्रक्टर की पहचान है ना, न स्टैटिक होता है, न वाइड होता है, न रिटर्न टाइप होता है, कुछ नहीं होता ना, सीधे पब्लिक लिखना होता है या जो भी लिखना है, इसके बाद क्लास का, और लेकिन हाँ उसका नाम किसी क्लास के नेम से मैच करें। लेकिन कहाँ कभी ऐसी सोचो कि हम नाम थोड़ा अलग रखेंगे, तब है ना, देखो नाम अलग रख रहे हो तो मतलब तुम मेथड बना रहे हो, और जब मेथड बना रहे हो तो स्टैटिक लिखो चाहे ना लिखो भाई, तो या तो वाइड लिखो या तो रिटर्न टाइप लिखो। यस, तुम तो सेम नाम रखना चाह रहे हो ना। तो ये क्या है, कंस्ट्रक्टर है, इसमें न स्टैटिक वर्ड चलेगा, न वाइड वर्ड चलेगा, और न रिटर्न टाइप चलेगा। तो इसका भी रीजन बताया था हमने ना, स्टैटिक हो नहीं सकता क्योंकि ये कब चलता है, ऑब्जेक्ट के टाइम पे चलता है। अगर कोई चीज स्टैटिक होगी तब तो क्लास में साथ ही लोड हो जाएगी ना। लेकिन कंस्ट्रक्टर किसका 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 गुण है, ऑब्जेक्ट का गुण है या क्लास का, ऑब्जेक्ट का ना। कंस्ट्रक्टर कब चलता है, जब ऑब्जेक्ट बनता है तब ना। तो कंस्ट्रक्टर इसलिए कभी स्टैटिक नहीं हो सकता, क्योंकि स्टैटिक हो जाएगा तो वो ऑब्जेक्ट का पार्ट ना होकर किसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, क्लास का हो जाएगा। स्टैटिक बन जाएगा तो क्लास लोडिंग में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं, ऑब्जेक्ट बनने के टाइम पे आता है, इसीलिए यहाँ स्टैटिक वर्ड नहीं चल सकता। और जब भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो कंस्ट्रक्टर चलता है, लेकिन रिटर्न होकर मिलता क्या है, उसी क्लास का ऑब्जेक्ट ही ना। अगर रिटर्न होने वाली चीज फिक्स है तो बताने की जरूरत क्या है। भाई देखो, एक मेथड है, हम बताते हैं कि इसका रिटर्न टाइप क्या है, क्योंकि मेथड है, चाहे भाई हम जो चाहेंगे वो रिटर्न करेगा, जैसा हम लिखेंगे वैसा रिटर्न करेगा। क्या तुम इसमें बदल सकते हो कि कोई न्यू करके एक्शंस क्लास करे और ऑब्जेक्ट किसी दूसरे का मिले? नहीं कर सकते ना। जब भी न्यू करके एक्शंस क्लास, या जब भी न्यू करके किसी क्लास का नाम लिखोगे तो उसका क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनने से पहले क्या चलेगा, कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर बन के क्या मिलेगा, उसी क्लास का ऑब्जेक्ट मिलेगा ना, कुछ दूसरा तो नहीं मिल जाएगा ना। तो अगर मिलने वाली चीज फिक्स है तो फिर मेंशन करने की जरूरत नहीं है। इसी वजह से न रिटर्न टाइप होता है और न ही वाइड। वाइड क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ऑब्जेक्ट मिलना ही मिलना है, उससे कोई रोक, भाई जब भी न्यू करके क्लास का नाम लिखो तो ऑब्जेक्ट मिलेगा ना। इसलिए बस ऐसा है। ये क्या है, कंस्ट्रक्टर। समझ में आ रहा है? ये एक क्लास के अंदर हम बनाते हैं कितने कंस्ट्रक्टर, मान लो 2। एरर दे रहा है, एरर दे रहा है कि नहीं दे रहा है? देखो, सीधे एरर दे रहा है कि जब भी तुम न्यू एक्शंस क्लास लिखोगे तो एक्शंस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो क्या चलाएगा, कंस्ट्रक्टर। क्या चलाएगा, कंस्ट्रक्टर। तो अब बताओ कौन सा चलाए, इसको चलाए या इसको। देखो, मान लो हम यहाँ पे यहीं पे लिखें न्यू और लिखें क्या, एक्शंस क्लास। अब ये कर दिया हमने, एक्शंस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाएंगे कंस्ट्रक्टर चलेगा ना। कौन सा चलेगा, कोई नहीं। भाई वही है, कंफ्यूजन है ना। इसीलिए क्या है, एरर दे रहा है ना। तो जावा के अंदर एक ही क्लास के अंदर सेम नेम और सेम पैरामीटर के 2 कंस्ट्रक्टर नहीं हो सकते, जैसे 2 मेथड नहीं हो सकते। लेकिन जरा एक काम करते हैं, देखो ध्यान से, यहां हम लिख देते हैं मान लो इंट m। एरर चली गई ना, बोलो बोलो, एरर गई कि नहीं गई, है ना, चली गई ना। अब देखो, एक ही क्लास के अंदर अब भी क्या है, 2 कंस्ट्रक्टर है, दोनों का नाम क्या है, एक्शंस क्लास। लेकिन दोनों के आर्गुमेंट सिग्नेचर में क्या है, फर्क है ना। एक में आर्गुमेंट है, एक में नहीं। अब इसको कंफ्यूजन नहीं है, अब ये जानता है अगर आर्गुमेंट नहीं भेजोगे तुम तो इसको कॉल कर लेगा, और अगर यहाँ से 10 भेज दो, नंबर कोई या 100 1000 जो भेज दो, तो इसके सेकंड वाले कॉल कर लेगा। अब इसे कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो एक ही क्लास के अंदर सेम नेम के कई कंस्ट्रक्टर, वैसे भी कंस्ट्रक्टर तो हमेशा सेम ही नेम के होंगे, लेकिन एक ही क्लास के अंदर कई कंस्ट्रक्टर संभव हैं। लेकिन उन कंस्ट्रक्टर्स के आर्गुमेंट सिग्नेचर में क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए।
और इसी को बोलते हैं कंस्ट्रक्टर्स की ओवरलोडिंग। सिर्फ मेथड्स की ओवरलोडिंग ही नहीं संभव है, कंस्ट्रक्टर्स की भी ओवरलोडिंग संभव है कि एक ही क्लास के अंदर कई कंस्ट्रक्टर बना लो। सबका नाम तो सेम है लेकिन सबके आर्गुमेंट में कहीं ना कहीं फर्क रहना चाहिए। जैसे एक और बना दे, स्ट्रिंग ए इंट पी। अब देखो तीनों के आर्गुमेंट सिग्नेचर में क्या है? डिफरेंस है ना, फर्क है ना। तो यहां ये भी संभव है। ये क्या है? कंस्ट्रक्टर्स की ओवरलोडिंग। याद रहेगी ये बात, ठीक है। और कौन चलेगा? ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे जैसा पैरामीटर भेजोगे। अगर 1000 भेज रहे हो, इंट भेज रहे हो तो ये चलेगा। 2 पैरामीटर भेजो, पहला स्ट्रिंग और दूसरा इंट, जैसे ये देखो ABCD और तो ये किससे मैच करेगा? इससे मैच करेगा। और अगर कुछ नहीं भेजोगे तो पहला वाला चलेगा। ये क्या है? कंस्ट्रक्टर्स की ओवरलोडिंग। क्लियर है ये बात? और एक बात तो फिर यहाँ पे जानो, वो ये कि एक ही क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर्स हो सकते हैं। अच्छा, ये सब कंस्ट्रक्टर है ना, और ऐसे कंस्ट्रक्टर, ध्यान देना, ऐसा कंस्ट्रक्टर जो बिना आर्गुमेंट का होता है उसी को बोलते हैं क्या? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। उसी को क्या बोलते हैं? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। पूछते हैं इंटरव्यू में कि भाई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, तो कह दो किसी क्लास के अंदर जो ऐसा एक कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर कोई पैरामीटर या आर्गुमेंट ना हो उसे क्या बोलते हैं? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। क्यों कहा गया नाम? देखो कितना अच्छा नाम रखा गया, क्या? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। सीधी बात है कि जब ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे कुछ नहीं भेजोगे, जब ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे कुछ नहीं भेजोगे तो बाय डिफॉल्ट कौन चलेगा? वही कंस्ट्रक्टर चलेगा बिना आर्गुमेंट वाला ना। इसी को क्या बोलते हैं? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और बाकी यहाँ 2 कंस्ट्रक्टर और भी है ना, ओवरलोडेड है ना, इनको बोलते हैं पैरामीटराइज्ड। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर उन कंस्ट्रक्टर को बोलते हैं जिन कंस्ट्रक्टर्स के अंदर क्या होता है? आर्गुमेंट होता है। देखो सामने यार, पहले तो ढंग से बैठा करो। कोई ऐसे बैठ रहा है, कोई ऐसा क्यों बैठ रहा है? भाई ढंग से पीछे होके बैठो। या ये पीछे वाला सपोर्ट हटा लिया जाए या आगे वाला हटा लिया जाए। ठीक है, तो हाँ क्या बता रहे थे? हाँ कि जैसे ये जो 2 कंस्ट्रक्टर और बने हैं ये डिफॉल्ट नहीं है नीचे वाले, इनको बोलते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ऐसे कंस्ट्रक्टर जो क्या करते हैं? आर्गुमेंट मांगते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं? पैरामीटराइज्ड। और जो जिनमें आर्गुमेंट नहीं होता उन्हीं को क्या बोलते हैं? डिफॉल्ट। जो हम भी बनाते हैं सर वो भी। हाँ भाई देखो यहाँ पे हमने 3 बनाए हैं ना, हमने यहाँ कितने बनाए हैं? 3। इसमें ये डिफॉल्ट है और बाकी और, लेकिन हाँ देखो जो अच्छे काम करो, इस मान लो तीनों हटा दे, तो हमने बताया है ना कि अगर तुम कंस्ट्रक्टर नहीं भी बनाते हो तो JVM बैकएंड में कंस्ट्रक्टर बना के चलाता है। लेकिन वो कंस्ट्रक्टर कैसा होता है? ऐसा कंस्ट्रक्टर होता है जिसके अंदर ना कोई कोड होता है और ना कोई पैरामीटर, तो वो भी तो डिफॉल्ट ही हुआ। यस सर, क्योंकि उसके अंदर भी कोई पैरामीटर नहीं होता। ये देखो, तो 2 टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं, डिफॉल्ट और पैरामीटराइज्ड। क्लियर रहेगा ये बात? और एक चीज देखो, मैंने कंपाइलर जनरेट करता है तो सुपर कंस्ट्रक्टर है ना? हाँ वो सब में रहेगा। सर ये तो कॉपी कंस्ट्रक्टर होती है। क्या करें? जो कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉपी कंस्ट्रक्टर भी होता है ना सर एक। भाई हमें डिफॉल्ट को ही बोल रहे हैं। डिफॉल्ट हम पढ़े लिखे कम है, इस्तेमाल ज्यादा किए हैं। ठीक है, हैं? कंस्ट्रक्टर कितने प्रकार वही टाइप होता है। भाई देखो हम तो 2 ही जानते हैं, इनको सर से पूछोगे देख 2 और बताएंगे। और हो सकता है हम मना थोड़ी कर रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं कि तुम गलत बोल रहे हो। हम कह रहे हैं हमें थोड़ा कम पता है। नहीं है, जैसे बता रहे हैं, अब ऐसा पढ़ते ही नहीं है। तो एक्शन देखो, तो एक ही क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, कई हो सकते हैं, और वो क्या होंगे? अगर उनमें मतलब उसमें कई हो सकते हैं, उनकी ओवरलोडिंग करना जरूरी होगा, अदरवाइज कई बनाना संभव नहीं। क्लियर है ये बात? अच्छा ये देखो जरा, ये XYZ मेथड है, ध्यान से देखना। ये है ना XYZ,
बिना आर्गुमेंट का, ये है विद आर्गुमेंट, ये भी एक दूसरे को कॉल कर सकते हैं यार। ये देखो एरर दे। अब चल, अच्छा अभी क्या होगा, अगर ये XYZ मेथड चलेगा, ध्यान देना, अगर ये XYZ मेथड चलेगा तो ये लाइन चलाएगा, लाइन नंबर 27 ना, ये भी किसको कॉल कर रहा है, XYZ को, लेकिन आर्गुमेंट क्या भेजा गया है 100। तो ये बात किससे मैच कर रही है, इससे ना। तो ये तो ऐसा नहीं जो वो है ओवरलोडेड मेथड है आपस में एक दूसरे को कॉल नहीं कर सकते हैं, तो वो भी मेथड ना, जैसे दूसरे मेथड है, सारे नियम इनके लिए भी क्या है, सेम है। बस ये अपने आप को अलग कैसे करते, इसलिए इन लोगों ने ये शर्त लगा दी कि भैया पैरामीटर क्या रखना, अलग रखना, नहीं तो हम कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे, कैसे हम अलग अलग कर पाएंगे कौन है और कौन नहीं। ठीक है, तो ये याद रखो, एक कंस्ट्रक्टर दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल भी कर सकता है। जैसे दूसरे मेथड नहीं है वैसे ये भी एक मेथड है। जैसे दूसरे, क्या इस मेथड के अंदर कोई दूसरा मेथड नहीं कॉल कर सकते, कर सकते हो कॉल। ठीक है, तो वैसे भाई ये कंस्ट्रक्टर भी तो एक मेथड, सॉरी वो क्या कहते हैं ओवरलोडेड मेथड भी, ये भी क्या है, एक मेथड ही तो है। कॉल करो, बस आर्गुमेंट भेजो, अगर इंट भेजोगे तो ये वाला चलेगा यहाँ पे, अगर हम क्या भेज देते, एक स्ट्रिंग भेज दें यहाँ से, तो और कौन सा चलेगा, ये वाला चलेगा। यही क्या है, मेथड्स की ओवरलोडिंग। ऐसे ही सेम कंस्ट्रक्टर भी एक दूसरे को कॉल कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर भी एक दूसरे को कॉल कर सकते हैं। जैसे देखो, लेकिन एरर दे रहा है ना, इसके लिए आगे एक चीज बताई जाएगी तुम लोगों को। इसके लिए यू अभी बताया नहीं, बताया क्या होगा, ये वर्ड बताया क्या, दिस, हाँ तब रहने दो, दिस के थ्रू कॉल कर सकते हैं। चलो ये बात नहीं, लेकिन अब कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग तो समझ में आई कि कंस्ट्रक्टर्स की ओवरलोडिंग क्या है। अच्छा, तो ये कंस्ट्रक्टर्स की ओवरलोडिंग हो गई। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अब तुम्हें पता हो गया, पैरामीटराइज्ड हो गया, ठीक है, और ये पता है, और एक्शंस क्लास फिर से बता दिए। अब ढंग से तैयार करो, अदरवाइज देखो यार, अब हम कहेंगे कि इवेलुएट करें, और फिर अगर नहीं मेहनत कर रहे हो तो फिर पीछे वाली बैच में जाओ, अदरवाइज टाइम खराब करना होगा ना। सीधी बात है। ऐसे देखो बहुत गैप दिया जाता है एक एक क्लास के बीच में। आप ये सोचोगे कि आपको समझ में आने लगेगा तब आप पढ़ना शुरू करोगे तो नहीं हो पाएगा, पढ़ना शुरू करोगे तो समझ में आना शुरू हो जाएगा। सीधी एक बात है, आपको वो टाइम देना है। आप नहीं अगर किसी को भी नहीं आ रहा है तो एक ही रीज़न है, वो टाइम नहीं देगा, और कोई रीज़न नहीं है ना। समझ में कम आ रहा है, कोई बात नहीं, पूरा रेप्लिकेट करना तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। जितना वीडियो में कहा गया उसे करके देखना तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। अपने आप समझ में आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप वो नहीं करोगे तो नहीं आएगा, या आधा अधूरा आएगा। मतलब एक ही वजह है कि आप टाइम नहीं दे रहे, और फिर जब टाइम नहीं है आपके पास तो फिर क्यों यहाँ बैठे हो, है ना। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो क्यों यहाँ आए हो यार। तो इसलिए भाई इसमें कोई ये नहीं कि भाई आपको ये आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो मतलब आप नहीं कर रहे हो, तो फिर क्यों आए हो बैठे हो यार। हम तो सीधा पूछ रहे हैं, कोई वजह नहीं यहाँ आने की ना। ये भी बहुत सोचना कि यहाँ 8-9 महीने पूरा करो इसलिए नौकरी नहीं मिलती किसी को, सीधी बात ये दिमाग में रखो। तो इसलिए अगर देर से आँख खुली है तो भी हम कहेंगे, अगर ऐसा लगता है तब भी पिछली बैच में जाओ कि एटलीस्ट अब वहाँ क्या रहो, एक्टिव रहो। जितनी चीज़ें चल रही हो टाइम से, महीने 2 महीने का तो फर्क आएगा, लेकिन या तो तैयार करो या तो थीटा में जाओ, इसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन नहीं। हम 10 दिन में कर लेंगे, अरे इसके पहले क्या कर रहे थे यार, हम 5 दिन में कर लेंगे, इससे पहले क्या कर रहे थे। सौ की सीधी एक बात है ना यार, आप टाइम नहीं दोगे, बस एक ही वजह है, आपको कुछ नहीं सोचना, सिर्फ इसके ऊपर जितना बताया जा रहा है उतना इम्प्लीमेंट करके देखना, और कुछ एक्स्ट्रा मत करो तो भी तुम्हारा काम चल जाए। ढंग से सब कुछ एक एक बात समझ में आएगी। अगर उतना भी नहीं करोगे तब तो फिर समस्या है। ठीक है, तो इसको तैयार करो, फिर अगले वाले उसमें क्लास